नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। आज देखिए दो तीन बड़ी खबरें हैं और ये खबरें चल रही हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है ये भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन सोर्सेस करके, लेकिन खबरें इतनी बड़ी हैं कि उनकी चर्चा तो होगी। मैं क्या बात कर रहा हूं, देखिए देश में एक चर्चा शुरू हो पड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी तक कमेटी में था, जेपीसी में था, उसको लेकर के एक बड़े अखबार ने खबर छाप दी कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके कार्यकाल छोटे भी करने पड़े तो भी 29 के चुनाव से बीजेपी शासित राज्यों के चुनाव साथ में विधानसभा के करा दिए जाएंगे। अब ये बात यहां से चली और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा भी बीजेपी ने आज तक एक भी इलेक्शन, मोदी जी ने कम से कम कोई इलेक्शन प्रीपोन नहीं कराया। 2004 का उदाहरण सब देते हैं, वाजपेयी जी ने थोड़ा पहले करा लिया था चुनाव और देखिए उसका क्या नतीजा हुआ, और एक भी दिन सत्ता कोई क्यों छोड़े, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये बात उठी कहां से? अब कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी को ये लगता है कि 2034 की बजाय 2029 में ये प्रयोग कर डालना चाहिए। अब कानूनी तौर पर अब जेपीसी को पास कराने के लिए पास करा करके अगर कराया तो पूरे देश में हर राज्य का एक साथ होगा, उसमें बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी, उसमें पार्लियामेंट में हो सकता है साथ ना दें लोग। लेकिन बीजेपी रूल स्टेट्स जो है या एनडीए के जो राज्य हैं वो तो ये काम कर ही सकते हैं। कोई भी किसी भी राज्य का अधिकार है कि अगर वो चाहें तो विधानसभा भंग कर दें, चुनाव करा लें दोबारा। अब हरिद्वार में एक संत समाज का समागम हुआ था और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ गई। वहां एक संकल्प लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। तो 2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा चल पड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये दावा एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप के किया था कि 2034 में नहीं 2029 में ऐसा किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि इसको लेकर के जेपीसी की मीटिंग अभी वन नेशन वन इलेक्शन की वो चल रही है, तो ये भी खबर साथ साथ ही थी। तो ये बात हम वैसे करने भी वाले थे, ये जेपीसी की मीटिंग भी हुई। अब सर कहा यह जा रहा है कि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2028 में जो एनडीए के राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, और 29 के लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में और चुनाव होते हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल। ये उस साइकिल में ही होते ही हैं। 2028 में जो विरोधी मतलब दलों के राज्य हैं शासित, हिमाचल, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना, और 2029 में झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो अब से लेकर के 27, 28, 29 इन 3 वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों के, और उसके बाद चुनाव होगा, सरकार किसकी आती है वो अलग बात है, लेकिन जितने भी रूल स्टेट्स बीजेपी के बचे हैं 2029 में, क्या उनके चुनाव एक साथ कराने के लिए आगे सरकार जो है बढ़ सकती है, पार्टी बढ़ सकती है आगे? शिवराज सिंह चौहान जी की बात मैं आपको सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि वक्त की जरूरत है, होना ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत आवश्यक है। आप जहां जाएं, आपने इस मसाल को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ठान के जनता को आह्वान कर दिया कि देश का नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, विकास का नुकसान है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आओ निकलो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप जहां अपनी कथा करें, प्रवचन दें, लोगों से बात करें, इस वातावरण को एक बार बना दें कि भाई तुम इस पक्ष में खड़े हो, एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ होना चाहिए। और आपने कहना शुरू कर दिया तो यहां तो एक एक के लाखों अनुयायी है, एक एक के लाखों अनुयायी। जिस पंडाल में आपने बोल दिया वो विचार पूरे देश में छा जाएगा, फैल जाएगा और पूरा देश बोल उठेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव। सांसद विधायक उनको आपका पत्र जाए कि भाई इसके पक्ष में खड़े हो, कोई पार्टी के हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। देश रहेगा तो पार्टी आती जाती रहेगी, तुम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हो। अगर ये जन जागरण का अभियान आपने छेड़ दिया तो मैं आज इस दिव्य देव भूमि पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बयान देना तो आसान है, लेकिन ये काम होगा कैसे? पहले तो ये बताएं कि ये जो भाई बिल ला करके, कानून बना करके फिर हो,
29 से हो जाए चाहे 34 हो जाए। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का बयान आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले वो भी चर्चा में था कि हमको तो 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए। अगर सरकार कानून बना देती है और कहती है आपको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने, तो हमें केवल 6 महीने की तैयारी चाहिए। एनीवे, कानून बना के अगर करना होगा तो 29 भी मुमकिन है, 34 का अभी तक उसकी टाइमलाइन 34 थी। अब बीजेपी रूल स्टेट्स सरकारें भंग करके 29 के साथ चुनाव कराने के लिए पहल करें, ये इस प्राइमा फेसी इस खबर में आपको कितना दम लगता है? एक तो मैं अभी उसका स्टैंडर्ड जो जेपीसी है उसका वो देख रहा था कामकाज। उसने अभी तक 10 राज्यों में बात की है, 10 राज्य हुए 29 में से 28 में से, और उनको सारी स्टेट्स में बात करनी है। तो मान लीजिए कि काम करते भी रहें तो 1 साल करीबन 8 महीने उनको चाहिए इस पे काम करने में। फिर उनकी जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशंस को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये देश केवल बीजेपी की स्टेट से चलेगा क्या? बीजेपी ने तय कर लिया तो कानून बना देंगे आप? ऐसा तो नहीं है ना। वैसे खबर कानून की बात नहीं कर रही सर, कानून तो अपनी गति से बनेगा। बनेगा। रिपोर्ट आप कह रहे हैं भाई बीजेपी स्टेट्स करवा लेंगे, तो वो तो तभी करवाएंगे जब आप स्टेट के लिए मतलब कानून बना लेंगे। नहीं, कानून की बात नहीं हो रही है, वो तो ये हो रहा है वन इलेक्शन तो बिना कानून के तो नहीं हो रहा। सर थोड़ा सा मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। खबर ये कह रही है, मैंने पढ़ा खबर, हाँ, कि वो तो कानून बनाएंगे तो पूरे देश का एक साथ होगा। बिना कानून बनाए बीजेपी के राज्य जो है वो 29 के साथ करा वो कर ले। ये खबर वो तो मैंने देख लिया खबर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसला तो वन नेशन वन इलेक्शन का, वो तो कर सकते हो आप स्टेट्स की असेंबलीज को डिसॉल्व करके। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये मुमकिन लगती है आपको? मतलब थॉट के मामले में भी आपको विचार नहीं लगता है? बीजेपी लीडरशिप को देखूं तो नहीं लगता। बस यही वो किसी भी हालत में कोई अर्ली इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं आमतौर पर, केवल ये दिखाने के लिए। और अभी तो 2029 के पहले इतने सारे वो हैं, मैंने बताया था आपको 7 राज्य तो अगले साल है। नहीं वो तो 11 राज्य हैं, 27 और 28 के, तो वो तो ठीक है। टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्या अभी इस स्थिति में है कि कोई और एक बड़ा झंझट मोल ले? अगर कोई बड़ा फायदा दिखता हो तो ले, वो हो सकता है, लेकिन मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा कि ऐसा। और खासतौर से प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कभी अर्ली इलेक्शन के लिए जानी नहीं जाती। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है फिलहाल। गिव एंड टेक आप मान लीजिए, एक नया जीता एक अपना हारा, ऐसा भी कर ले तो एवरेज मान लीजिए 20 राज्य 20 राज्य है। तो 20 राज्यों में से बहुत सारे अगले साल जो 7 राज्य होंगे उनका 29 में कितना हुआ होगा? उनका 2.5 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। उसके अगले साल 28 में तो 1 साल होगा, 1 साल हुआ होगा। तो क्या एक साल की सरकारें जो है बर्खास्त करके 29 के साथ लोकसभा के साथ टाइम करने के लिए चुनाव में ले जाने के लिए किया जाएगा क्या? बताइए त्रिपाठी जी। अब देखिए, जिस भी बड़े अखबार ने छाप दिया हो, रिपोर्टर उसका बड़ा विद्वान है। सिद्धांत तौर पर मैं भी मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र संविधान से चलता है। और ये जो बाकायदा वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनी है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, उसके अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो तुरंत ये जो रिपोर्ट जो भी जिसने लिखी है उसको कूड़े में बिना एक क्षण गंवाए फेंक देने की। क्यों फेंक देने की? वो साफ साफ कहती है कि कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई भाजपा की सरकारें तय कर लेंगी और वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। वो कहेंगे हमारा वाला 6 महीना में साल भर में हम सरकार अपनी छोड़ दे रहे हैं। और जब आप इस तरह से कोई सरकार छोड़ेंगे तो छोड़ दीजिए, खर्चा वर्चा वाला मामला छोड़ दीजिए कि जिस सरकार को 5 साल में होना था उसको आपने साले भर में करा दिया, वो छोड़ दीजिए। जो वोट देने वाला है वो क्या सोचेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी तो है। और मैं चूंकि सिद्धांत तौर पर इसका समर्थक हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन जिस तरह की दुनिया की परिस्थितियां हैं और भारत में पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ हो रहा है उसमें ये बेहतर है। ठीक है, इस तरह से ना हो कि हर साल चुनाव होता रहता है, आप उसको क्लब कीजिए, कुछ साथ लाइए, वो उसका मैं समर्थक हूं। लेकिन ये कहिए कि 1 दिन चुनाव होगा या 2 दिन चुनाव होगा या 1 हफ्ते चुनाव होगा, उसके बाद बंद 5 साल, लोकतंत्र के लिए मैं इसको बहुत ठीक नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए नहीं देख पा रहा हूं कि मैंने कहा ना, अभी तो आपने 2 बार कहा कि मैं सिद्धांततः इसके साथ हूं। सिद्धांत आज भी सहमत हूं, सिद्धांत तौर पे तो बहुत अच्छा है, 67 तक होता ही था ना। लेकिन आज जिस तरह की साजिशें हैं, अगर 5 साल तक देश में किसी राज्य में किसी जगह पर कोई चुनाव नहीं हो रहा होगा तो आप उसको चाहे फिर मतलब आजकल जो भाजपा वाले बोलते हैं उनके शब्दों में कहें तो सोरोस एजेंट बहुत हावी हो जाएंगे, चलिए दूसरों के शब्दों में कहें तो डीप स्टेट बहुत हावी हो जाएगा। और फिर
ये आशंका बढ़ेगी कि भारत के भीतर अराजकता करके जो लोकतंत्र है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो पहली बात तो वो रिपोर्ट कोई उसमें आधार नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है कि आज चलो कोई रिपोर्ट नहीं थी, एडिटर ने कहा था भैया देना है तो लिख डालिए। होता था, हम भी रिपोर्टर रहे तो नहीं सुबह की मीटिंग में दे पाते तो कई बार वापस लौट जाते थे कुछ बहाना बना के, तो ये करना पड़ता है। दूसरा, अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो कुछ दिन तक आप चर्चा में रहते हैं, रिपोर्ट के दबाव से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट नहीं है सौरभ जी जो ये बता सके कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों और कैसे होता दिख रहा है, और अगर क्यों और कैसे नहीं है तो उस खबर को डस्टबिन में डाल दें। अच्छा, जो इस जेपीसी चीज मुझे लगती है सर हाँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से इसी की बात कर लें, कि जो पार्टी अभी 2-4-5 साल पहले 10 साल पहले तक तो राइट टू रिकॉल की बात करती थी, वो पार्टी आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है? राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जो कार्यकाल चल रहा है उसमें भी आप बीच में बुला लें उस सरकार को, उस एमपी को, उस मिनिस्टर को, और आज आप कह रहे नहीं 5 साल का एक ब्लैंकेट वो दे दें। और इसका जो सबसे कमजोर लॉजिक है वो ये है जो अभी शिवराज जी खर्चा, इतने बड़े देश के लिए 140 करोड़ के देश के लिए इस खर्चा, डेमोक्रेसी के लिए ये खर्चा कोई खर्चा है? अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, एक बात थोड़ा दिन घूमना बंद कर दीजिए तो कम हो जाएगा। बात बता दें कि जो 2009 का चुनाव हुआ था, जो कि 8 की मंदी हो गई थी, 9 के चुनाव ने देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। तो पहले आप तय कर लीजिए, पहले आप कहाँ हैं सिद्धांत रूप में। ये हद हो गई। सिद्धांतता में वहां हूं और सारी कमियां बता रहे हैं इस स्कीम में। आप समझिए, सिद्धांत रूप में यह है कि अगर सारे दल तय करें, तय करके सब तय करें और 29 से कर दे, बड़ा अच्छा है। लेकिन व्यवहार रूप में अगर ये जो खबर जैसी बता रहे हैं कि भाजपा खबर को छोड़िए, तो असंभव है, खबर को छोड़िए। अच्छा चले, मैं सिद्धांत असहमत हूं, आप सिद्धांत असहमत हैं, आप सिद्धांत साथ विरोधी हूं। हाँ ठीक है। एक लॉजिक और लॉजिक की बात हुई सर, क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो पीपी चौधरी जी जिस जेपीसी के इस जेपीसी के अध्यक्ष हैं, जेपीसी की मीटिंग अभी चल रही है, तो आजकल स्कूलों का बड़ा वो चल रहा है, बच्चे स्कूल बेहतर करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी स्कूलों के नाम पर हो रहे हैं, छात्रों के नाम पर हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको शिक्षकों से जोड़ा। उन्होंने कहा बार बार चुनाव कराने से सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का होता है, क्योंकि ये टीचर ही हैं जो हर काम में लगाए जाते हैं। चुनाव में भी लिस्ट बनानी होगी, रिवाइज करनी होगी, तो उसके लिए भी ये लगेंगे, बीएलओ भी ये बनेंगे, चुनाव भी यही कराएंगे, ड्यूटियां इन्हीं की लगती हैं। तो अगर शिक्षा सुधारनी है तो सबसे पहले टीचरों को मुक्त करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल फिजिबल है, ये तो विल पावर होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई अभी से नहीं चला है, ये जब 1967 तक 4 चुनाव जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, उसके बाद में कई बार सरकारें गिरने की वजह से, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से, इमरजेंसी होने से, नए स्टेट बनने की वजह से कई कारण रहे हैं, जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लग गए। सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, 99% वो चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो। अगर कानून 2028 में आ जाता है और 2029 में अगर कुछ राज्य साथ आते हैं तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे निर्भर करता है। ये कमिटी को मैंडेट नहीं है, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन है और भारत के संविधान में ये प्रावधान है। वो अपना हाउस डिसॉल्व कोई करना चाहें कुछ स्टेट तो कर करके इनके साथ आ सकते हैं, सारे चुनाव साथ ले सकते। लेकिन क्योंकि इनके चुनाव 5 साल के लिए हो रहे हैं या हुए हैं, इनको कमिटी के मैंडेट में ये नहीं कि उनका पीरियड कर्टेल करते हैं, लेकिन जब लॉ आ जाएगा उसके बाद में जो चुनाव होंगे वो उनका पीरियड कर्टेल होने का बिल में प्रावधान है, और ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है। पार्लियामेंट इसको जब पास कर देती है तो ये लागू हो जाएगा। तो पीपी चौधरी जी को आपने सुना, वो कह रहे नहीं सर, उन्होंने कानून की भी बात भी की। उन्होंने कहा कि 28 में कानून बना लीजिए, आप 28 में कानून बना लीजिए। मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि 28 में कानून बना लीजिए, तो 34 में तो हम सब एक साथ कराएंगे ही कराएंगे, 29 में भी जो राज्य साथ कराना चाहे वो उनकी असेंबली पर निर्भर करता है। पहले मुझे बताइए आप, ये भूल जाइए कि ये क्या इन्होंने कह दिया, शिवराज जी का बयान आ गया, बयान तो इस पर निरंतर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। शिवराज जी ने बड़ी अच्छी जगह बोला, संत समागम में, वहीं से रेजोल्यूशन हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कभी कहीं सुना सरकार में इन दिनों कि भाई हम इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के हम कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही कम से कम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं? पार्टी के अंदर की बात तो छोड़िए सरोज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मन बना लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि अगर
हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों के सरकारों को अगर कुर्बान होना पड़ता है इसके लिए 6 महीने पहले सरकार इलेक्शन में जाना पड़ता है, 8 महीने पहले और साल भर पहले जाना पड़ता है, तो हम उसके लिए तैयार है। और उदाहरण तो हमको ही पेश करना पड़ेगा। अगर हमें चाहते हैं कि विपक्ष के लोग तैयार हो तो हमें बताने की स्थिति में होना चाहिए कि हम हमारी सरकारों को भी कुर्बान करने को तैयार 1 साल पहले इलेक्शन में जाने के लिए, और हम इसका मानस बना चुके हैं। अमित शाह को ये पूरा मैसेज है। और जो स्पेशल कमेटी की जो बनी थी, जिसमें रामनाथ कोविंद थे, अमित शाह जी थे, गुलाम नबी आजाद थे, हरीश साल्वे जी थी, कमेटी थी, इसकी कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई। और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और मुझे लगता है कि जो पीपी चौधरी तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, उनको भी इस बात का मैसेज है और वो भी इस बात पे उनको संदेश है, मैसेज चला गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकार है वो किसी भी तरह से तैयार है। अगर 6 महीने पहले सरकार जानी हो, 1 साल पहले जानी हो, या 6 महीने बाद इलेक्शन में होगी, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हम हर परिस्थिति में चुनाव करवाने को तैयार है। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बड़ा स्टेप होने जा रहा है कि वो 2029 के चुनाव में कम से कम 15 से 20 राज्यों को, कम से कम 8 से 10 राज्यों को वो अपने साथ चुनाव करने की स्थिति के लिए तैयार करेंगे। भले किसी की 1 साल हुई, 1 साल की विधानसभा हो, 2 साल की विधानसभा, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें को दांव पे लगाएंगे और उसके लिए तैयार करेंगे। और बड़ा मैसेज देने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। और मुझे लग रहा है ये एक बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लेने जा रही है कि 29 के चुनाव में आधे राज्यों में चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारी नए चुनाव में जाने की दिशा में जाएगी और उसी दिशा में तेजी से बढ़ रही है। और जो ये जेपीसी जो बनाई गई थी पीपी चौधरी के, इसमें अनुराग ठाकुर है, बांसुरी स्वराज है, तमाम और दूसरे दलों के लेकर सुप्रिया सुले, वो भी इस कोशिश में है कि ये 2029 के तक जितना हो जाए हम अपने एंड पे काम कर ले। चुनाव आयोग ने तैयारी बता दी है, चुनाव आयोग से कह दिया गया अपनी पूरी तैयारी करके रखो। लॉ जो लोकसभा में पास होना है सरकार उस पर अपने बढ़ेगी, लेकिन बाकी जो वर्किंग है मतलब राज्य सरकारों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उसका मन बना लिया है। कानून बना के 29 में नहीं किया जा सकता क्या ये? नहीं, कानून बना के तो मुश्किल है। उसके 2 कारण है। एक तो आपको सभी दलों का समर्थन चाहिए, जो अभी बीजेपी के पहुंच के बाहर दिख रहा है। अब दूसरी बात जो जहां से अभी विजय जी ने लास्ट में टिप्पणी की, मैं उससे शुरू करूं। देखिए सरकार क्या करेगी, राजनीतिक सहमति बनेगी नहीं बनेगी, उसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। संत समाज में ये संकल्प पारित होता है, भाई संतन को कहाँ स्वीकृति सो काम, आपका राजनीति से क्या लेना देना, सत्ता कितने दिन की बनती है, कब चुनाव होता है, आपका क्या लेना देना। आपको देखना समाज को देखिए, आपको देखना धर्म को देखिए। नशे से लेकर चरित्रहीनता तक जो समाज के संकट हैं उन पर संत समाज अगर जागरण करे तो बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, पीपी चौधरी ने भी कहा कि भाई 1967 तक तो चुनाव एक साथ होते थे, तो किसी ने शौकिया तो उनको अलग अलग नहीं कराया ना, वो राजनीतिक परिस्थितियां थी। और वो राजनीतिक परिस्थितियां हमारे यहाँ लगभग 2004 तक रही और अभी भी पूरी तरह समाप्त हो गई क्या? बीजेपी को 2 बार बहुमत मिल गया, तीसरी सरकार तो अभी भी गठबंधन की है, कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं। तो राजनीतिक स्थिरता की गारंटी आप कैसे दे सकते? सर वो बहस अलग है, वो हालांकि जब भी ये बात आई है उसके प्रावधान किए जाएंगे, वो चाहे तो हम लोग बात कर सकते हैं वो क्या उसी की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि क्या अगर कहीं कोई सरकार गिरती है किसी कारणवश तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र को स्थगित कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे वहां? वो सब बातें तो वो करेंगे, वो अलग इशू है, नियम है सर, अलग तो अलग समिति ने बकायदा उसका। दूसरी बात, एक तर्क क्या है बड़ा हास्यास्पद कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है। आपको शिक्षा की इतनी चिंता है, 2 महीने की छुट्टी क्यों होती है सालों भाई? नहीं तो आप ये शिक्षकों के दूसरे अलावा लोगों को लगा दो ना, क्लर्क्स को लगा दो, इसमें टीचर्स का क्या जरूरत है? बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते हैं ना आप, संविधान में तो नहीं लिखा शिक्षक ही करेंगे काम। चौथी बात, आप अभी जैसे बात हुई कि बीजेपी अपनी सरकारें कुर्बान कर देगी, ये संविधान का माहौल नहीं होगा कि 5 साल के लिए चुनी सरकार को आप 1.5 साल में डिसॉल्व करा देंगे विधानसभा को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए या अपने राजनीतिक संकल्प को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सर वो तो जब भी होगा वो चाहे 34 में करें चाहे 39 में करें, तो कोई ना कोई सरकार तो विधानसभा तो कर्टेल होगी बिल्कुल होगी, लेकिन कानून बना के करिए और कुछ चरणबद्ध, जैसा वो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में भी है, वो चरणबद्ध तरीके से होगा। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, क्या ये सरकार
मतलब सरकार का मतलब जो भी लोग इसको देख रहे हैं, क्या वो ये कन्विंस कर पाए हैं कि क्यों जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की? मुझे एक कारण यदि कन्विंस कर सकते हो, खर्चा कम करने की अगर बात कर रहे हैं तो हास्यास्पद है भाई। क्या लोग कन्विंस, बात और कर रहे हैं आप कि ये उदाहरण महंगी देते हो, प्रणाली है ही एक नहीं। मिनट, आप ये उदाहरण दे रहे हो कि खर्चा ब्यूरोक्रेसी व्यस्त हो जाती है, मेरी बात सुनिए। आचार संहिता लग जाती है, काम नहीं हो पाते, यही सब कहा जाता है। अभी तक सरकार क्या उदाहरण देती है कि नहीं 1967 तक ये होता था। 1967 से क्या फर्क पड़ रहा है? 1967 के बाद देश की राजनीति बदली है, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, डेमोक्रेसी ब्लूम हुई है। समझे आप? समझ रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार बहुमत से चल रही है, राज्यों में तो बहुत सारे राज्यों में हम लोग जो बहस कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो तब बेमानी हो जाती है। समीर जी की बात अगर आप मान ले, और मैं इनकी बात सच्ची मानता हूं कि मन बना लिया गया है। अब अगर तभी तो ये बयानबाजियां हो रही है, क्यों हो रही है? मन से देश नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा जो निर्णय है। सरकार में है उसने मन बना लिया है, क्यों नहीं तो होना आगे बढ़ेगा चाहिए इस पे। एक साथ आगे चुनाव बढ़ सकता है, लेकिन सर एक इसका साथ चुनाव मतलब क्यों नहीं होना उसको चाहिए? बढ़ सकता है। एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर देश के अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए? हर साल देश के अंदर चुनाव होते रहे, हर साल काम रुक जाए कि भाई चुनाव में आ गए, अधिसूचना जारी हो गई, सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, सरकार कोई काम नहीं करेगी, सब चुनाव में लग जाए। अच्छा चल, मेरी बात सुन, नहीं सुन लीजिए आज इस ये बात देश के लिए बहुत जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये तर्क देते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं तर्क पर बात कीजिए। ये तर्क भी गलत है कि अरे सारे काम रुक जाते हैं। देश में तो एक बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो सारे राज्यों के चुनाव क्यों रुक रहे हैं, काम रुक रहे हैं? जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा, तो उसका रुकेगा, बाकी तो देश भर का काम चलेगा ना। तो फिर ये क्यों लॉजिक दे रहे हो आप? सर, और लोकसभा का चुनाव तो एक ही बार हो रहा है, तो ये तर्क क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप इसलिए देश को नहीं आप उसका स्टेट दूसरा में पक्ष समझते हैं। देखिए ना सर। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे उस चुनाव में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती है ना नहीं, सर। तो उससे क्या केंद्र और राज्य सरकार अच्छा की चले, योजनाएं मेरे पास involve वैसे एक होती है खबर बड़ी और थी, अब आपने देखी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उससे नहीं रुक रहा। एक खतरा और भी है। मुझे लगा नहीं था कि ये मुद्दा भी इतना इमोशनल होगा। एक खतरा और भी है इमोशनल सौरभ नहीं जी। है, मैं तर्क वाली बात कर रहा हूँ। एक खतरा और भी है। हम सब लोग मानते हैं कि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अगर आप विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराएंगे तो मुद्दों को कैसे आप करेंगे? अरे सर, ये तो उस राज्य के, ये वहां के नेताओं की जिम्मेदारी है। ये तो कोई बात ही नहीं अब होती। व्यवहारिकता तो देखेंगे ना अरे चीज़ों सर, में। लेकिन मुद्दा से चुनाव ये थोड़ी लॉजिक होगा। दिया जाता है कि चुनाव- केंद्र का एजेंडा हावी हो जाएगा जाहिर राज्यों है के लोकसभा लिए। अरे चुनाव भाई, तो तो ये तो ये राज्य की होगा। पार्टियों पर है कि वो अपना एजेंडा हावी छोटी जो कराएं। पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी, जब वो तो उनका आपसे इलेक्शन survival लड़ी मुश्किल नहीं हो पाएगी, जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा। Survival कमाल मुश्किल हो गया। जाएगा। मतलब जो दो सांसदों की पार्टी है उसके लिए पूरे देश के एक चुनाव को रोक देंगे भाई, इनको दो सांसद हैं, इनको नहीं नहीं, अच्छा, चले। देखिए यही वजह है। पहली बात तो ये भाई, कि कभी विकास दो के सांसद काम की पार्टी रुकते बीजेपी हैं। थी। सौरभ जी, तो ऐसा हाँ, नहीं बोलिए है। सर, इसका विकास के काम बाकायदा रुकते हैं। राज्यों के जब चुनाव होने लगते हैं तो उससे जुड़ी पूरी परियोजनाएं ठप हो जाती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह की नहीं है तो वो ठप हो जाती हैं। अगर आप 6-6 महीने का अंतराल मान लें, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, वो पूरे देश को असर डालता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी परियोजना है, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, बड़ा उससे समझ में आएगा। ये सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की थी। आप जानते हैं उस परियोजना को किसी न किसी वजह से वो काम रुकता रहा, उसको आप सरकारों की हिला हवाली भी कह सकते हैं। फिर दो राज्यों के बीच का मान लीजिए, दो राज्यों के बीच मान लीजिए नदी जोड़ने का काम है, दो राज्यों के बीच में हाईवे का काम है, दो राज्यों के बीच में ट्रेन का काम है। एक राज्य का अगर काम रुका तो दूसरे राज्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो केंद्र का चुनाव हो वो पूरे देश में होता है, लेकिन 5-5 के बैच में तो राज्य हमेशा चुनाव में है ही है। 5-6 का 30, तो 6 राज्य हर वक्त चुनाव में रहते हैं। तो एक हिस्सा तो उसका हुआ ना, तो हर वक्त तो वो रहता। हम तो जोड़ के बता देंगे कि आपको अगर 100 किलोमीटर का काम है तो हमेशा 30 किलोमीटर फंसा रहेगा। सिद्धांत पहले दिया त्रिपाठी जी ने, तर्क अभी दे रहे हैं। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, मैं विजय जी की तरह विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे व्यवहार में मुश्किल दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप चले सर, अब देखिए 4 मिनट है मेरे पास, एक बड़ी खबर और ये तो अब जब होगा तब होगा। आपने सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स सब समझ लिए, सुन लिए मेहमानों इतना से। समय तो अभी सरकार भी नहीं लगा रही इस पर। अगली खबर जो है ये कांग्रेस पार्टी ने दी है। अच्छा, ये चर्चा हुई थी पहले एक बार, जब ये अभी सेशन खत्म हुआ था उसके बाद हुआ ये है कि सर बेहतर बता देंगे आपको, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सबसे बेहतर सर और सर समझते हैं। समीर जी भी रिपोर्टिंग के दौरान खूब देखते हैं। पार्लियामेंट का जब भी सत्र होता है तो वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है और फिर उसके बाद सर प्रोरोग किया जाता है, मतलब अभी प्रोरोग नहीं सत्रावसान किया। जिसको कहते हैं। प्रोरोग तो नहीं इसमें जयराम रमेश लिख रहे हैं कि आमतौर पर अनिश्चित स्थगन और सत्रावसान के बीच में 3-4 दिन का गैप एक होता है। हफ्ते में कर देते हैं उसको। बाय एंड लार्ज एक हफ्ते में कर देते हैं। ये अभी तक नहीं हुआ है, 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं।
वो खुद भी बता रहे हैं, हालांकि पूर्व में 2 उदाहरण ऐसे हैं। 2015 में मॉनसून सेशन में 28 दिन के बाद, सत्र खत्म होने के 28 दिन के बाद सत्र अवसान हुआ था। 2021 में 20 दिन के बाद हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं कि तब ऐसे एजेंडा नहीं थे, कोई बड़े एजेंडे सरकार के पास। तो वो कह रहे हैं क्या गृहमंत्री जी अभी भी बहुकलंकित 2/3 बहुमत ढूंढ रहे हैं क्या, कि अभी मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित है ना, तो जिस दिन आपको मन करेगा आप बुला लोगे दोबारा उसको। इसको विशेष सत्र भी नहीं कहा जाएगा, इसका एक्सटेंशन ही होगा, इसका एक्सटेंशन मान लिया जाएगा। तो बस वो उसके लिए नोटिस देना है उनको, बुला लेंगे, हाउस दोबारा बैठ जाएगा और दोबारा आप कर लेंगे। सर कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ तैयारी कर रही है? सरकार तैयारी कर रही होगी, लेकिन जयराम रमेश जी ने ऐसे लिखा है जैसे कि मान लीजिए प्रोरोग हो जाता, सत्रावसान हो जाता और सरकार को विशेष सत्र बुलाना होता तो बुला लेते। इसमें कोई ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार को ही तय करना होता है। प्रोरोग क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है सरकार सोच रही हो कि भाई उसमें कर लें सेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल का जो एजेंडा है उस पर काम कर लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर सरकार के दिमाग में है, जो पहले है ही, उसके लिए इसको इस लॉजिक के साथ नहीं जोड़ सकते कि प्रोरोग किया है कि नहीं किया। प्रोरोग करके भी आप स्पेशल सेशन बुला लें। देखिए विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है, सरकार बुलाती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है तो कहीं कहीं से तो धुआं दिखाया उन्होंने। तो उनको चिंता वो है कि भाई ये बिल वो ये चिंता कर रहे हैं बुला करके दोबारा से पार्लियामेंट। उन्होंने अपने ट्वीट में बता दिया ना कि 2 बार सरकार ने 20 दिन और 25 दिन लिए थे, लेकिन उस समय सरकार के पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं था। उस समय तो सरकार ने 20-25 दिन नहीं किया, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं था। हो सकता है सरकार 10 दिन बाद कर दे, हो सकता है सरकार सत्र बुला ले। तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार। वैसे कांग्रेस की बार ऐसा हो चुका है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीच में एक आध खबर उड़ाई भी जो गलत साबित हुई कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, बल्कि तारीखें तक बता दी थी। देखिए उसमें इस सत्र के बाद उनका डर है सौरभ जी। तमिलनाडु की दोनों पार्टियां जो उनके साथ पहले थी यानी डीएमके और जो उनके साथ अभी है विजय की पार्टी टीवीके, वो दोनों सरकार के संपर्क में है। असली संकट कांग्रेस के लिए है। लेकिन विजय वापस वही पहुंच गए जहां थे। नहीं आप अभी ये जो जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई, जो अमित शाह जी गए थे, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, फिर उन्होंने वहां रिइटरेट किया है कि यही 543 ही रहे, 25 साल तक रहे। वो कह रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो उसमें इसी पे तो होता है ना भाई। पहले तो डीएमके भी इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में डीएमके को लगा ना कि अगर 50% सीटें बढ़ेंगी तो हमारा भी लाभ होने वाला है। और जो नेता होता है, जो पार्टियां होती है, उसको अपने लिहाज से सब कुछ दिखता है। भाई शरद पवार भी अपने लिहाज से सोच रहे हैं। क्या एक बार भी उनका बयान आया कि इस पे हम साथ में नहीं है? उनका बयान नहीं आया। और कांग्रेस को चिंता यही है कि अगर तमिलनाडु की पार्टियां, शरद पवार, और इस मामले में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की भी, इस पर आगे भी बात कर लेंगे सर हम लोग, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने पुणे में भी छात्रों का गूंज एक कार्यक्रम किया था, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें की और जेन-ज़ी के साथ लगातार कनेक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब यहां लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जिन पर कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने मनुस्मृति का भी जिक्र कर दिया। इसको लेकर के, जेन-ज़ी को लेकर के, खास तौर पर बच्चियों को लेकर के जो बातें, महिलाओं को लेकर के जो बातें कर रहे हैं राहुल गांधी, 3 बीजेपी के सीनियर नेताओं ने उन पर बात की है। योगी आदित्यनाथ खूब बोले हैं आज। इनके अलावा स्मृति ईरानी ने उनको आईना दिखाया है और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका कार्यक्रम पुणे में था, तो एक कार्यक्रम फडणवीस जी ने नागपुर में किया है, तो वो बता रहे थे कि जेन-ज़ी के साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो कहा मैं आपको अभी सुनाता हूं, पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने उन पर क्या कहा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था मनुस्मृति इज बैक। ये सरकार जो है ये मनुस्मृति की सोच वाली सरकार है और मनुस्मृति में जिस किस्म की बातें उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जैसी सोच लिखी हुई है, ये सरकार पूरी तरीके से उस पर यकीन करती है कि एक महिला का अस्तित्व एक पत्नी के तौर पर हो सकता है, एक बेटी के तौर पर हो सकता है, एक बहन के तौर पर हो सकता है, वरना उसका अपना इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में जो वो लड़कियां जो थीं, जो कि अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रही थीं, तो राहुल गांधी ने कहा वहाँ तो लड़के भी गालियाँ दे रहे थे, लेकिन मुद्दा गाली नहीं था, मुद्दा लड़की के मुंह से गाली था कि लड़के को पूरा अधिकार है, वो जो मर्जी कहे, लड़की कैसे गाली दे सकती है, ये अच्छे संस्कार नहीं है। तो यहाँ भी उंगली लड़की के ऊपर ही उठाई जा रही थी। ये सब बातें उन्होंने कही। तो अब जब मनुस्मृति का जिक्र आ गया तो पहले तो कल विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर एतराज जताया था कि भाई आप किसी और धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में बोल सकते हैं ऐसा, जैसा आपने मनुस्मृति के बारे में कहा। फिर आज योगी जी ने भी कहा, योगी जी ने कहा मनुस्मृति को अगर समझना है तो वेद पढ़ो। अब चूंकि वो धर्मगुरु भी हैं तो ये उनकी एक्सपर्टीज वाला सब्जेक्ट है, तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा। और फिर राहुल गांधी और जेन-ज़ी को लेकर के उन्होंने अलग से बात की। पहले ये आप मनुस्मृति पर जो बोला है योगी आदित्यनाथ ने सुनिए।
उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? जी, तो मनुस्मृति का लगभग उस बचाव में ही है योगी आदित्यनाथ जी। राहुल गांधी का एजेंडा बड़ा क्लियर दिखाई देता है। जब वो मनुस्मृति कहते हैं या मायावती जब मनुवादी कहती हैं तो उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को मैंने पहली बार इतना खुलकर मनुस्मृति के बचाव में, क्योंकि वो बयान आगे लंबा है, इसके अलावा और भी बोले मनुस्मृति पर वो तो बचाव कर रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, पहली बात तो ये कि ये भारत संविधान से चलता है। किसी कुरान, हदीस, मनुस्मृति, बाइबल किसी से नहीं चलता है। तो फिर ये मनुस्मृति की बार बार चर्चा क्यों होती है? किनको है जिनको बिना मनुस्मृति का नाम लिए हुए पानी नहीं पचता है? कौन है जो चाहता है कि मनुस्मृति की हम बात करके इस देश के जो हिंदू हैं उनका विभाजन करा दें? तो अभी उसके तौर पर सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी नजर आते हैं। राहुल गांधी जी जब उसको पढ़ते हैं तो वो मतलब हजारों तो लोग कह ही रहे होंगे, इतना क्लेम तो कांग्रेस का होगा ही, तो हम भी हजारों कहते हैं। हजारों लड़कियां जो अकेले बिना पिता, बिना भाई, बिना पुत्र के, क्योंकि वो तो कम उम्र की लड़कियां हैं तो अभी तो उनका विवाह भी बहुतायत का नहीं हुआ, वो आई हुई है मजे से। और राहुल गांधी उनको करेंगे, देखो मनुस्मृति तुमको जो है, मतलब मूढ़ता की भी हद होती है। अक्सर राहुल गांधी मूढ़ता के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो नीचे कुछ दिखाई नहीं देता क्या है। जहां हजारों लड़कियां आपके सामने खड़ी हों वहां आप ये कह रहे हैं कि ना ना सब बड़ा दबाव में। दूसरा, अगर कोई कहे कि किसी भाई को उसकी बहन की रक्षा करनी है, पिता को अपनी पुत्री की रक्षा करनी है, तो जरा बताइए रक्षा करना ये कहां से गलत हो गया? दो चीजें होती है ना। आप ये कहें कि नहीं नहीं तुम जो मैं कहूंगा वो करोगी जी, क्या ये संभव है? कम से कम भारत के संविधान के दायरे में तो ये संभव नहीं है। हां, राहुल गांधी जी की कांग्रेस में संभव है। प्रियंका उतना ही करेंगी जितना भाई राहुल कहेगा। भाई राहुल कहेगा सुनो तुम वायनाड चली जाओ, हम आ जाते हैं रायबरेली, तो वहीं जाएगा। और कितना आदर्श उदाहरण होता। मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल जी भांजे भांजियों के लिए भोजन बनाएं, खाना बनाएं, कपड़े धुलें, ये सब करें, और प्रियंका जी लीड करें कांग्रेस पार्टी को। करना चाहिए ना ये, क्योंकि ये जिस कुतर्क पर जा रहे हैं उसका जवाब ऐसे ही आ सकता है। और जहां तक मनुस्मृति की बात है, मैं तो जाने कितने श्लोक जो है वो सुना सकता हूं अभी। वो साफ साफ कहते हैं जो स्त्री का दर्जा है वो कहां है, जो माता है वो पिता से भी 1000 गुना अधिक, चाहे गौरव हो चाहे प्रतिष्ठा हो, ये सब मनुस्मृति कह रहा है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ये तो जो विरोधी है वो भी गा देते हैं बिना इसके जाने के उसका अर्थ क्या होता है। मनुस्मृति का श्लोक है, मनुस्मृति का श्लोक है। और इसमें यह भी है कि जिस घर में स्त्री सुखी नहीं है उस घर का, उस कुल का नाश हो जाता है। आप समझिए, इस दर्जे पर रखा गया। अच्छा, सुखी कैसे होगी? अच्छा, वो अपने मन का ना करे
आप उसको सब दबाए रहेंगे तो सुखी रह सकती है क्या? और कहा ही जाता है जो परिवार बड़ा अच्छा हंसता खेलता दिखता है तो लोग कहते हैं इसका मतलब इस घर की महिलाएं स्वतंत्र हैं, इस घर की महिलाओं को सब करने का अधिकार है। उस प्रोग्राम में तो उन्होंने बाकायदा पीछे स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ का बयान भी और एक लाइन संघ प्रमुख का भी दिखाया, एक श्लोक की लाइन, यथैव आत्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक में पढ़ रहा हूं, इसलिए बहुत से पढ़ सकता हूं, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। वो मनुस्मृति तो बहाना है, राहुल गांधी जो वो कहना चाहते हैं और वो लगातार कहते हैं, कुछ नहीं कहना, वो हिंदू विभाजन करना चाहते हैं और कोई नहीं। चलिए ये भी आप कह रहे हैं, वो जो अभी उन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम किया था सांस्कृतिक कांग्रेस वाला, उसमें जो वो बातें कह रहे थे बेसिकली आर्गुमेंट है कि हम खुले विचारों को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, ओपन माइंडेड सोसाइटी चाहते हैं। ये लोग एक पिछड़े और मुस्लिम लड़की हिजाब सोच वाली मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के मंच पे खड़ी है, वो अगड़ा सोच है। और हिंदू मेरा भी ध्यान गया था और हिंदू लड़की बताए कि हमको इसका राहुल गांधी जब ये बातें कर रहे थे तो उनके मंच पर एक महिला थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, तो वो लोग ये भी बात उठा रहे हैं कि आपने उसकी आजादी के बारे में कभी नहीं सोचा। खैर, मैं आपको राहुल गांधी को बयान ही दिखा देता हूं ना मनुस्मृति पर जो उन्होंने बोला, देखिए। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. वैसे बेहतर होता राहुल गांधी जैसे जो शब्दशः मनुस्मृति में लिखा है उसको कोट करते जी, वैसे ही बताते और हिंदी में बात करते तो ज्यादा लोग जो है वो समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन भी जो है वो चीजों को कुछ का कुछ कर देती है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है वहां पर, लेकिन ऐसा अगर वो ओरिजिनली बता देते कि ये लिखा है तो भी बात अपनी है वो कर सकते थे। जी सर, सुनील जी। देखिए, राहुल गांधी तो वही उठाएंगे मनुस्मृति से जो उनकी राजनीति को सूट करेगा। ठीक है, उनको ये सूट कर रहा था उनकी राजनीति को कि पुणे में जब वो लड़कियों को संबोधित करेंगे तो ये बताए कि हिंदू धर्म ग्रंथ में किस तरीके से महिला विरोधी सोच है और कैसा हिंदू धर्म महिला विरोधी सोच के साथ चलता है। वो बेसिकली अपने इस लड़कियों को संबोधित करने के आड़ में हिंदू धर्म की कुरीतियों को बताना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि हिंदू धर्म कितना पिछड़ा और किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया, जो अपने राजनीति को सूट करते हुए उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी अगर अपनी राजनीति देखते हैं कांग्रेस इतने बड़ा लीडर, उनको ये लगता है कि भाई महिलाओं को इतना सम्मान मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर भी करते ना, इतने मुख्यमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री बना देते, किसी राज्य में अपनी उप मुख्यमंत्री महिला बना देते, आप पार्टी में बड़े पदों पर आप महिलाओं को लेकर आ जाते राहुल गांधी, एलओपी किसी महिला को राहुल गांधी बना देते, दलित पिछड़ी कोई महिला है। कर्नाटक में अभी एक भी महिला मंत्री नहीं है कर्नाटक के अंदर, एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है कर्नाटक के अंदर। तो राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हैं, राहुल गांधी उदाहरण देते ना कि भाई हमने ये फैसले लिए, हमारी पार्टी के अंदर संगठन में हमने ये फैसले लिए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महिला को बनाने के लिए मैंने कहा, राज्यसभा में आप किसी महिला को बना देते मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह, लोकसभा में राहुल गांधी अपनी जगह किसी को बना देते, डेप्यूटी लीडर किसी महिला को राहुल गांधी बना देते। कहां राहुल गांधी ने बताया? राहुल गांधी बताया कितने राज्यों में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को जिम्मेदारी दी है? राहुल गांधी की कोर टीम में कितनी महिला है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितनी महिलाओं को जगह दी है उन्होंने? वही अंबिका सोनी लंबे समय से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बनी हुई है। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बेसिकली हिंदू धर्म को किस तरीके से बदनाम करना, हिंदू धर्म के अगर किसी ग्रंथ के अंदर कोई एक बात है तो उसको उठाकर कैसे पूरे हिंदू समाज को अपमानित महसूस कराने की कोशिश करना, यह राहुल गांधी की राजनीति रही है। और मुझे लगता है राहुल इसी राजनीति पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक नहीं है। उनका वोट बैंक जो खास है उसके लिए तो उन्होंने तय कर लिया कि हम वंदे मातरम के 2 ही अंतरे गाएंगे, बाकी नहीं गाएंगे। तो उनको बहुत क्लियर है कि उनका वोट बैंक कौन है और किसके लिए उनका काम करना है। एक बयान और योगी जी का देख लीजिए आप सर, फिर मैं आता हूं। जनजी को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल देश के बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को
या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। वो जो मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम में कहा था कि भाई लड़की गाली दे तो प्रॉब्लम है, लड़का गाली दे तो प्रॉब्लम, ये तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला योगी जी ने, लेकिन वो यही कह रहे हैं गाली कोई भी दे प्रॉब्लम है। और आप कहां ले जाना चाहते हैं, क्यों डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को? सर देखिए, ये मुद्दा धार्मिक है ही नहीं। धार्मिक तो एक प्रतीक है जिसको उनको लेके चल रहे हैं। मुद्दा सीधे सीधे राजनीतिक एजेंडा तय करने का है, चुनावी एजेंडा तय करने का है। छात्रों के गूंज के जरिए वो शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं, परीक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वहाँ लड़कियों के लिए विशेष प्रोग्राम किया गया, तो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी होगी कि इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएं। और महिला एक बड़ा वोट बैंक है, महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी अपना एजेंडा भी तय करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मनुस्मृति में सिर्फ एक पक्षी बात लिखी गई है। सवाल ये है कि संघ परिवार बीजेपी मनुस्मृति का बचाव करते हैं, और राहुल गांधी उस भूमिका का लाभ उठाते हुए उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। सवाल सिर्फ मनुस्मृति का, हिंदू समुदाय का नहीं है। आप भारत की पूरी व्यवस्था देख लें तो पितृसत्तात्मक है वो। मुसलमानों में भी वही व्यवस्था है। सर पूरी दुनिया है। मैं वही कह रहा हूं। इटली में भी वही व्यवस्था है। क्यों मैं वही कह रहा हूं। पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं है क्या? आप सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को देख के दिखा के अपना एजेंडा तय कर रहे हैं, और ये अनपेक्षित नहीं है। यही होना है। जब चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं, 7 राज्यों में अगले साल चुनाव है, 29 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले और चुनाव हैं, तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल एजेंडा तय हो रहा है। भाई बीजेपी भी वंदे मातरम के जरिए, एक देश एक चुनाव के जरिए, बाकी महिला आरक्षण के जरिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर रही है ना। तो राहुल गांधी उसका काउंटर एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आरक्षण को खतरा, संविधान को खतरा, शुरू हो गया वो सब, वो सारी चीजें घूम फिर करके दोबारा से आएंगी। अब लेकिन बीजेपी, जैसे मैंने आपको बताया, अब उसने बेस्ट फुट फॉरवर्ड जैसे कहना चाहिए, तो उन लोगों को आगे किया है जो जानते हैं कि जिनकी बातें जो हैं वो सुनी जाएंगी। योगी आदित्यनाथ खूब सुने जाते हैं। स्मृति ईरानी, अभी उनको पार्टी में बड़ी भूमिका मिली है, महासचिव वो बनी है। उन्होंने राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के जरिए उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा महिलाओं के बीच में गए थे ना, लड़कियों की बात कर रहे थे, आगे बढ़ाना है लड़कियों को, महिला आरक्षण दे दो। क्यों महिला आरक्षण के खिलाफ हैं आप? तो उन्होंने वहां अपना एजेंडा उन्होंने फिट किया, फिर वो उसमें वंदे मातरम भी लेकर के आई। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष
वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। तो देखिए, उन्होंने कहा महिला आरक्षण दे दो, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। दूसरा, वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाते हो, जिस वजह से नहीं गाते हो वो देवी दुर्गा की बात हो रही है, और तुम उसी वजह से गाना नहीं चाहते हो उसको, क्यों? और उसमें दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। वंदे मातरम में समृद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। गाओ, पूरा गाओ। जी त्रिपाठी जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी को इस सब से मतलब नहीं है। उनको एक लाइन किसी ने समझा दी है, और पता नहीं देश में समझाई या विदेश में समझाई, कि हिंदू को बांटो किसी तरह। इसके अलावा और कुछ नहीं। वो बहुत इतना सोच के राहुल गांधी कुछ करते होंगे, मैं नहीं ऐसा मानता हूं। मेरा मानना है कि उनको कुछ समझा दिया गया, उनको एक चीज समझाई, किसी भी तरह से हिंदू पे हमला करते रहो। हिंदुत्व को ISIS बोको हरम बताओ, मंदिरों में हिंदू क्या करते हैं वो बताओ, कुछ मतलब ऐसी बात बोलते रहो जिससे हिंदू हर वक्त कुछ न कुछ करता रहे। जाति में बांटते रहो, कौन जात हो बताओ, अच्छा हाँ, तुम कौन सी जात हो बताओ। मनुस्मृति बोलती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं ना। मनुस्मृति जाति भी का वही कॉन्टेक्स्ट भी अपने आप आ जाता है। मैं और ये भी कह रही है तो सब जाहिल लोग हैं, पिछड़े कह लोग रहा हैं। हूं, जब अभी राजकुमार सर बोल रहे हैं तो मैंने इसीलिए कहा कि इटली में पितृसत्तात्मक समाज है। इटली में हमसे ज्यादा, और अभी मैं एक रिपोर्ट कल पढ़ रहा था, वो क्या करेंगे? क्योंकि नहीं, मैं बस बता रहा हूं, लोगों को तो जानना चाहिए ना कि जहां से आए पहले हैं, बता देते, प्रधानमंत्री जी बोलकर आते वहां पर। क्योंकि इटली का तो जानना पड़ेगा ना सर, इटली का तो जानना पड़ेगा सर, दोनों वजह से। क्योंकि इटली के ही जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके ऊपर बहुत घटिया स्तरहीन टिप्पणी संदीप दीक्षित। अच्छा, फासिज्म भी सबसे पहले इटली में ही आया था ना? नहीं इटली से तो निकला ना फासिज्म। अभी सुन लीजिए, यूरोपीय यूनियन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में न्यूनतम अगर कहीं महिलाएं हैं तो इटली। मैं तथ्य के साथ थोड़ा बता दूं जिससे जानकारी, जहां से सोनिया जी आई हैं, सोनिया जी जहां से आई हैं, हमको इटली से क्या, सोनिया जी पावरफुल है ना यहाँ। हाँ, तो भारत ने सम्मान दिया ना महिला को। भारत ने सोनिया जी को इतना बड़ा सम्मान दिया, और इटली के समाज ने क्या दिया होगा वो जाने, वो राहुल गांधी बताएं। मूल रूप से क्या है कि आज भी आप बेवजह की चीजों को लेकर समाज में, हिंदू समाज में विभाजन करना चाहते हो। वरना एक मुस्लिम लड़की हिजाब में खड़ी हो, एक हिंदू लड़की कुछ भी न पहने हो, हिंदू लड़की के मुंह से स्कार्फ पहन के आना है, ये आपको मंच पर बुलवाना है, खतरनाक है भाई। और वो क्या क्या कर रहे हैं, जैसे एक और मैं उदाहरण करता हूं। एक लड़की ने कहा कि भाई लड़के गोरी लड़कियां पसंद करते हैं, वो ऐसे नहीं, हमारी तो उन्होंने कहा यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा है, जेस्चर बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको कैसे दिखाया, उसको भी एक फॉल्ट लाइन के तौर पर। अरे भाई, ये कौन सी ऐसी छिपी हुई बात है? हर समाज में, हर जगह पर जो लोग करते हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, जो चाहता है वो चाहता अपने हिसाब से देख के करता है। लेकिन अब इसमें भी आप कोई फॉल्ट लाइन खोज लाएं, फिर आप इसमें भी खोज लाएं कि नहीं मनुस्मृति हम कहेंगे तो ये होगा। पूरा परिवार सिस्टम, पूरी हिंदू व्यवस्था, पूरा हिंदू समाज, उसके विरोध में ये भाई साहब खड़े। अच्छा, आप उसको बार बार हिंदू से जोड़ रहे हैं, ठीक भी हो सकती है आपकी, वही वो चाहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अरे भी तो उनको वही वोट चाहिए ना, हिंदू वाले तो वोट चाहिए, और वो भी खास वाला चाहिए उसमें। मुस्लिम वोट तो उनके पास है। अब जैसे मैंने आप मनुस्मृति से दोनों काम हो जाते हैं। वरना आप सोचिए, मैंने तो आज तक एक भी परिवार ऐसा नहीं देखा जो शाम को खोलता हो, संध्या वंदन के वक्त मनुस्मृति और उसके श्लोक याद गाता हो। कभी देखा आपने? घर में होगी भी नहीं। मुझे लगता है 99.99999% घरों में मनुस्मृति होती भी नहीं। 5 साल पहले मैं लेकर आया, क्योंकि इतने लोगों ने उसको सिगरेट से फूंक दिया, जूता रख दिया, तो हमको लगा भाई कौन सी किताब है, इसको जाने और दो। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप विवादास्पद चीजें ढूंढ सकते हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर आप ढूंढ सकते हैं। अब ये उनकी काबिलियत है कि वो उसमें ढूंढ रहे हैं जिससे फायदा है। बाकी दूसरे वाले भी ढूंढते ही है ना जहां ढूंढने होते हैं। बीजेपी वाले भी ढूंढते हैं जहां ढूंढना होता है, नहीं ढूंढते, तो वो भी ढूंढते रोज ही करते हैं, ऐसा नहीं, रोज ही करते सर। हैं। बीजेपी वाले कभी नहीं ढूंढते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इसको चैलेंज दे रहा हूं। बीजेपी वाले तो रोज ही करते हैं सर, नहीं ढूंढते हैं, छोड़िए उसको सर। वो जब आप उनको, मैं इस पे तो कोई बहस करने का हो ना, आप उनके धर्म ग्रंथों पर कोई टिप्पणी इस वजह से नहीं करते हैं कि आपको किसी पर टिप्पणी की, यहां आपको किसी समाज को बांटना, उसके लिए चलिए। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको कह रहा था, जैसे उदाहरण के लिए 3 तलाक पर टिप्पणी उनके धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी नहीं है, शरिया के खिलाफ टिप्पणी उनके धर्म ग्रंथों उसके धर्म ग्रंथ में कोट करके भी किया जाता बाकी है। तो आप किसी भी धर्म ग्रंथ को जैसे चाहें वैसे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो साहस नहीं है दूसरों में ना। अच्छा, तीसरे शख्स जो उन्होंने कल राहुल गांधी को जवाब दिया, उन्होंने बड़ा एक प्रोग्राम भी किया। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने पुणे में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अच्छा, मेरे मतलब विजुअली बड़ा रिच था। ये देखिए आप, इस पे आवाज भी है, साउंड भी है, ढोल बज रहे हैं। 25,000 नौजवान लड़के लड़कियां इस कार्यक्रम में थे, पारंपरिक वेशभूषा और ढोल लिया हुआ। हाँ, बहुत अच्छा है, जरा सुना दीजिए।
की ये नागपुर में कार्यक्रम किया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी पर बात भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि महिला आरक्षण पर देश आगे बढ़े। राहुल नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। राहुल के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, और राहुल गांधी वास्तविकता में महिला विरोधी है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जी समीर जी और बता देंगे आपको इस प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम बहुत ग्रैंड था और देवेंद्र फडणवीस कनेक्ट तो बढ़िया करते ही हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था पूना में। विकसित भारत यूथ कॉन्क्लेव के नाम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और सभी देशों सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए पूना में बासेवाड़ी में, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया था। और उसमें 3 जोन बनाए गए थे। इसमें एक तो वॉरियर जोन बनाया था, जिसके अंतर्गत फिटनेस और खेल के लोगों को शामिल किया गया था। दूसरा इन्होंने कल्चरल जोन क्रिकेटर क्या नाम फ्यूचर जोन तिलक वर्मा शामिल किया गया था। और बहुत अच्छा एक मतलब इसके अंदर हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छी वहाँ पर स्पीच दी है और एक एनर्जेटिक युवा को देख रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जो यूथ मिसिंग भारतीय जनता पार्टी से फील हो रहा था कि यूथ मिस कर रहे भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद ये एक बड़ा प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने इतने बड़े स्तर पर पुणे में किया। और उसी पुणे में किया जहाँ एक दिन पहले नहीं था, मुझे लगा नागपुर है। नहीं, जहाँ राहुल गांधी ने किया, जहाँ राहुल गांधी ने किया था, उसी शहर में देवेंद्र फडणवीस ने इतना बड़ा और शानदार कार्यक्रम किया। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में। उनका वो बयान सुन रहा था अभी इनका, तो एक्चुअली बीजेपी ने पहले ये आरोप लगाया कि कांग्रेस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे में पैसे देकर लोगों को बुलाया गया। तो ये बात भी देवेंद्र फडणवीस ने कही थी कि वहां पर वो प्रायोजित था, पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, पैसे लेकर के लोग आए थे। और इस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने कहा कि हमने एक बस तक नहीं लगाई किसी को यहां लाने के लिए, सब अपने आप आए हैं, हमने केवल कॉल दिया था इस प्रोग्राम का। टिकट का पैसा भी नहीं दिया ट्रेन का। जो ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, बस से आए, बाय रोड आए, सब अपने खर्चों से वहां पर आए। रहने की व्यवस्था इन लोगों की जरूर सरकार ने व्यवस्था की थी, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, कि इनको रहने की व्यवस्था की जाए। बाकी सारा खर्चा इन लोगों ने। ये यूथ कनेक्ट अभी अभियान के तौर पर कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? सर विजय जी, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और खासतौर से राहुल गांधी जी के उस प्रोग्राम का एक पॉलिटिकल जवाब है। इसको ऐसे देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो यूथ के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने किया। और ये जो जवाब है, ये पॉलिटिकल जवाब मैं समझता हूँ जो स्मृति जी ने दिया और देवेंद्र फडणवीस ने दिया कि भाई राहुल गांधी यदि महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं तो महिला बिल पर आ जाएं साथ करने। तो ये तो एक पॉलिटिकल जवाब होता है। और मेरे ख्याल से मतलब इस सवाल इससे ये बेहतर तरीका है, मतलब नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं ये प्रोग्राम बीजेपी के नेता भी देख रहे होंगे सर। अब ये जवाब राहुल गांधी जी के लिए या बीजेपी के कुछ और नेताओं के लिए? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ। सर राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस दोनों राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस दोनों बराबर है। 1970 का दोनों का बर्थ है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस का 40-50 दिन छोटे हैं शायद। देवेंद्र फडणवीस 22 जुलाई 97 का है और उनका 19 जून का है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक गुनहगार सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, सांसद रहे, ये मंत्री भी रहे क्या सर? मंत्री भी रहे, जेल में थे, बीमार पड़े, अस्पताल गए और उनका निधन हो गया। अब सज्जन कुमार जब तक एक्टिव रहे, एक तो ये आरोप इनके पीछे ऐसा पड़ा
बल्कि आरोप क्यों, दोष कहें, क्योंकि सिद्ध हो गया था। ये तो सिद्ध, दो बड़े लोग कांग्रेस के, सज्जन ये कुमार और टाइटलर। टाइटलर। तो ये क्योंकि इनको उम्र कैद की सजा हो गई, तो इनकी आप पिछले 10-20 सालों से तो बहुत एक्टिव, 10 साल से तो कम से कम एक्टिव नहीं रहे बिल्कुल भी ये, लेकिन इस आरोप ने इनका कभी पीछा छोड़ा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा जगलरी करती रही कि सज्जन कुमार पार्टी में भी है और सज्जन कुमार से हमको एक हाथ की दूरी भी बना के रखनी है। अब ये काम कैसे किया कांग्रेस ने? लेकिन सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संपर्क भी थे, कुछ नेताओं के वो दोस्त भी रहे होंगे। सर दिल्ली भाई में पॉलिटिकल आदमी कोई है, नेता ही नहीं रहा है एक्चुअली कांग्रेस के उस तरह से, तो यदि आप भाई देखें। पॉलिटिकल आदमी, सीनियर आदमी, तो उनके रिश्ते सब जगह से थे, सब लोगों के साथ थे। ऐसे ही एक परिवार है हुड्डा परिवार। तो भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त है, भूपेंद्र हुड्डा ने उनके निधन के बाद कहा कि मेरे दोस्त थे, मित्र थे। उनके बयान पे तो नहीं हुई कंट्रोवर्सी, जो बेटे हैं सांसद दीपेंद्र, उनके बयान पर कंट्रोवर्सी हो गई। हालांकि वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आप जिसे समझ लीजिए ना कि सफाई देनी पड़ रही है तो गले मुसीबत पड़ गई। ऐसा कोट किया गया उनको लेकर के कि उन्होंने कहा कि ये तो रोल मॉडल थे, ये मेरे रोल मॉडल हैं। अब दीपेंद्र सफाई दे रहे हैं कि मैंने ये शब्द कभी कहे ही नहीं, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र होंगे, उनका निधन हुआ, शिष्टाचार है, आदमी तो अच्छे बोल बोलता ही है कोई भी, किसी भी जाने वाले के लिए, तो उन्होंने भी कोई बोले। लेकिन अब ये हरियाणा में और पंजाब में और दिल्ली में, इन 3 राज्यों में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात हो गई है कि उनके नेता सज्जन कुमार के लिए ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अखबारों में ये रिपोर्ट हो गया। बल्कि एक ने तो मांग कर दी कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पार्टी के ही नेता ने, कि इनके ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये तो बिल्कुल आग बबूला हो गए, तो वो तो मतलब उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो। इनका निधन हुआ था 20 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल के अंदर, और उनके निधन के बाद ही श्रद्धांजलि देने वालों में दीपेंद्र हुड्डा थे, उनकी बात पर विवाद हुआ। मैं आपको पहले चन्नी का बयान सुनाता हूं और फिर आपको दीपेंद्र हुड्डा का नया बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात उनके लिए नहीं कही, वो देखिएगा। सज्जन कुमार सिख कौम का कातल है, गद्दार है, इन्हें साजिश की सिखा नूं मारन दी और मरवाए, इनू 2 बार उम्र कैद सज़ा हो चुकी। ये गल कली सिख कौम की नहीं है, इस बंदे ने मानवता नूं शर्मसार किया है। हज़ारां सिखां नूं कतल किया गया, टायर गल दे विच टायर पा के साड़िया गया, घरां विच वड़ के लुट्टिया गया, पत्त रोली गई। ये बंदा उहदे वास्ते जिम्मेवार है। इनू किस तरह सिख कौम और पंजाबी माफ़ कर सकते हैं तो देश माफ़ कर सकता है? ये बंदा रोल मॉडल तक क्या, इसका नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। इस नूं तक कटहरे विच नहीं, इनू चौंक विच खड़ के गोली मारनी चाहिए सी, लेकिन यह सज़ा भुगतदा मरिया, कोई एवें नहीं मरिया, अपने घर नहीं मरिया, जेल विच मरिया ये बंदा, और इहदे तां कीड़े पैने सी उत्थे। इस करके इहदे बारे जे कोई रोल मॉडल कहता तो अपनी जबान नूं भी संभाले और अपने आप नूं भी संभाले। उन्होंने कहा कि अगर कोई रोल मॉडल कहता है तो जबान भी संभाले और अपने आप को भी संभाले। दीपेंद्र के लिए कह रहे हैं वो। अब दीपेंद्र हुड्डा का आप ओरिजिनल बयान सुन लीजिए जो उन्होंने दिया था सज्जन कुमार के लिए, और उसके साथ ही फिर जब विवाद हुआ तो उनका ताजा बयान, उनकी सफाई, दोनों सुना दें। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी न सिर्फ पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है, हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं, और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी, मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं, जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी, लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इससे ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं
खेद प्रकट करता हूँ। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। अब वो जितना बयान अभी आपने सुना उसमें रोल मॉडल शब्द नहीं है, लेकिन तारीफ तो अच्छी खासी है कि राजनीतिक क्षितिज पर इतना बड़ा सितारा थे और ये थे और उनकी भरपाई नहीं हो सकती और उनकी मिसालें दी जाती हैं उनके काम की। ऐसा ही आदमी रोल मॉडल होता है। उन्होंने मिसाल शब्द तो इस्तेमाल किया ही कि वो एक मिसाल थे, राजनीतिक क्षितिज पर बड़ी शख्सियत थे, उनके निधन की कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। देखिए, ये इसमें दो राय नहीं है कि सज्जन कुमार दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता थे, खासकर बाहरी दिल्ली में, और इतने बड़े नेता थे कि जब वो फंसे सिख दंगों में तो उनके बेटे, मेरा ख्याल है रमेश कुमार का नाम है, उनको टिकट दिया गया, वो वहाँ से चुनाव लड़े और एमपी भी बने। मतलब कांग्रेस उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दूसरे बड़े नेता जगदीश टाइटलर थे, वो भी सिख दंगों में दोषी पाए गए। और तीसरे एक जिन पे आरोप लगे, दोष साबित नहीं हुआ, कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब ये जो दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी है, सही है कि रोल मॉडल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आपने मिसाल कहा, आपने उनका गुणगान किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझनी होगी। आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दोनों जाट समुदाय से आते हैं। अच्छा, तो एक समुदाय का दबाव भी है, एक दूसरे की मदद भी करते रहे चुनाव के दौरान। तीसरी बात, जो समय है, टाइमिंग है, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत हो। प्रॉब्लम वही है, पंजाब में चुनाव है, चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले से आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, और अगर यह मुद्दा बढ़ता है तो एक तो चन्नी का दबाव बढ़ेगा आला कमान पर, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, और तीसरा पंजाब में सिख समुदाय की नाराजगी अगर बढ़ी तो कांग्रेस की चुनावी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बीजेपी ने घुमाना शुरू कर दिया है बयान ये, और बीजेपी ये भी कह रही है कि ये सज्जन कुमार को कांग्रेस की सरकार ने कभी दोषी नहीं ठहराने के लिए काम किया। मोदी सरकार आई, एसआईटी बनाई, केस खोले, पुराने केस खोले, और उसके बाद इनको सजा हमने दिलाई, इस सरकार ने सजा दिलाई है, वरना कांग्रेस ने तो उनको आजाद छोड़ा हुआ था। लेकिन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, पता नहीं इन बातों का कितना इलेक्शन वगैरह में असर पड़ेगा। सर, इलेक्शन में कितना असर पड़ेगा वो तो नहीं पता हम लोगों को, लेकिन इलेक्शन है इसलिए ये ज़्यादा बड़ा विवाद हो गया। और जो चन्नी साहब का भी, मतलब आपको तो पता ही है, आप और राहुल जी को पता है कि वो कांग्रेस में हैं, बाकी लोगों को नहीं पता, फिर भी उन्होंने इतनी कड़ी आलोचना की है, क्योंकि पंजाब का चुनाव तो है, वो कहीं भी रहें। और मसला देखिए, इसको सीरियस नोट पे लेना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि भावनात्मक मुद्दों पर बहुत ध्यान करके आपको बात करनी चाहिए। सिख दंगे, सिख विरोधी दंगे सिखों के लिए बड़ी घटना है, वैसे देश के लिए भी है, पूरे देश के लिए है। तो उसमें किसी बात को जोड़कर कैसे करना, ये सावधानी तो दीपेंद्र हुड्डा को रखनी थी। दीपेंद्र के लिए कह रहा हूँ मैं, दीपेंद्र के लिए कह रहा हूँ कि उनको वो सावधानी। लेकिन क्या है कि अब वो ये जो चार नाम है ना, ये उस कांग्रेस के उस समय की सबसे बड़ी चौकड़ी है एक तरह से। कौन कौन? कमलनाथ जी, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, है ना, ये चारों पांचों लोग संजय सिंह की टीम थी पूरी, और एक संजय गांधी की टीम, और एक थे एचकेएल भगत साहब जो अब नहीं रहे, एचकेएल भगत साहब, इसलिए मैंने उनका नाम भी दिल्ली दंगों में। हाँ, तो एचकेएल भगत। तो एक और ये बात भी समझनी चाहिए जो कार्यकर्ताओं के लिए या किसी के लिए, कि पार्टी, आपने पार्टी, भाई ये इन लोगों ने किसके लिए किया ये सारा काम? मान लीजिए जो भी आरोप लगे हैं, दोष हुआ है, वो तो गांधी फैमिली के लिए किया ना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी वहाँ आए और उन्होंने जो कहा कि भाई क्या बोला था कि वो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उन्होंने उनके साथ किया। सिख समाज तो पहले कांग्रेस के साथ था ही, ऐसा कुछ नहीं है, और उससे पहले ये बात हुई। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पार्टी की लॉयल्टी के लिए आप यदि गलत तरीके से जाएंगे तो पार्टी फिर आपके लिए खड़ी नहीं होती है। उनको, सज्जन कुमार को जेल जाना ही पड़ा, पूरी जिंदगी उनकी निकल ही गई। जगदीश टाइटलर के साथ भी वही हुआ। तो उन बातों को आप सही तरीके से रहिए ना, केवल मोर लॉयल देन किंग होना जो है ना खतरनाक होता है राजनीति में। मैं इसके थोड़े से गहरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और पंजाब का चुनाव ना भी हो तब भी सिख विरोधी भावनाओं के लिए ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इसको बहुत सीरियस नोट पर लेना चाहिए था। बल्कि कांग्रेस को भी कहना चाहिए था कि भाई हम इस पर वो करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है दबाव उन पे आया ही है इतना कि उनको सफाई दिया ही होगा, सफाई देना। दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा की राजनीति करते हैं ना, वो हरियाणा की जाटों की राजनीति को देखेंगे। सज्जन कुमार के निधन पे हरियाणा के जाट समुदाय ने जिस तरीके से शोक संदेश व्यक्त किया है, उसकी मजबूरी है हरियाणा को लेकर उनको एक नेता बताना, उनके सम्मान में चार बात बोलना कि जाट कम्युनिटी के बड़े नेता रहे वो दिल्ली के, जाट उनको बहुत मानते रहे। अब दीपेंद्र हुड्डा को तो हरियाणा की राजनीति करना है। दीपेंद्र हुड्डा तो हमेशा से जाटों की राजनीति करते रहे, वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने अपने हरियाणा की राजनीति को देखकर बोला।
और ठीक है कि पंजाब के तो फिर चुनाव माफी जरूर क्यों मांग रहे हो? कहते थे मैंने जो बोला, नहीं, मैंने ठीक है, रोल मॉडल लेकिन शब्द अगर- मैंने इस्तेमाल नहीं लेकिन- किया, बाकी जो मैंने लेकिन कहा। क्या 1984 के दंगों के बाद पंजाब में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? लीजिए, हमेशा बिल्कुल कांग्रेस बनी, की सरकार बिल्कुल बनी है। बिल्कुल आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा सांसद इसीलिए कांग्रेस के कह रहा वहां हूं से वहां पर कोई- और भले चन्नी ही साहब बात ने है, इतना, पार्टी चन्नी पर। साहब इतना आग बबूला हो गए, भाई सज्जन कुमार कोई आरएसएस के आदमी थोड़ी थे, हाँ, ये तो वो तो कांग्रेस कांग्रेस के लीडर सच है। को आप कह रहे हो कि और जगदीश टाइटलर तो आज भी कांग्रेस नाम लेना भी में, पाप है। जगदीश टाइटलर तो आज भी कांग्रेस के अंदर है वो। सर ये देश में बार बार कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विरोधी है। इस देश में ऐसे ढेर सारे नैरेटिव खड़े किए गए, जैसे भी थोड़ी देर पहले भी हम लोग मनुस्मृति की बात कर रहे थे तो आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया भाई? जो काम सिखों का जिस तरह का नरसंहार किया, वो भी अपने नेता के एक निधन के बाद, वो बहुत दुखद था। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, वो सब बातें एकदम दुरुस्त है। लेकिन ऐसे कानून व्यवस्था सब अपने हाथ में ले ले सत्ताधारी पार्टी के लोग। और राजीव गांधी ने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कोई छोटे लोग नहीं थे भाई। ये जब हम कह रहे हैं कि ये चौकड़ी थी, तो उस वक्त यही लोग देश चलाते थे। और सिखों को सिर्फ दिल्ली में नहीं मारा गया, देश का कोई हिस्सा नहीं बचा। और सिर्फ मारा नहीं गया सर, दुकान सरदार की है तो लूट लिया, उसको छोड़ दीजिए, बर्बाद कर दिया उसको। गंभीर और उसके बावजूद सिख विरोधी कांग्रेस नहीं है, लेकिन मुसलमान विरोधी भाजपा है। आप जरा इसको समझिए। ये देश में विमर्श चलता ना, आज भी बहुत लोग कहते हैं अरे पंजाब के लोग क्यों देंगे भाजपा को वोट, लेकिन कौन सा क्या बिगाड़ लिया भाई? और यह सच है कि इसकी जांच तो दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार में आने पर खुली है, इसको समझिए आप। लेकिन अब नैरेटिव पता नहीं कैसे बनता है, और ये तो तय तो अंत में सिखों को ही करना है। चन्नी जी की बात आगे बढ़ते हैं, आगे काफी और खबरें। चन्नी जी आजकल काफी सुर्खियों में रह रहे हैं, अपनी पार्टी को खूब उन्होंने हल्कान भी किया हुआ है। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। कुछ दिनों पहले ये अभी CWC दिल्ली में हुई थी, तो उसमें नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरा पेपर है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने कोई कभी भी पढ़ सकता है, तो वो पेपर लिख रहे हैं, ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस MA कर रहे हैं, तो पेपर लिख रहे थे। तो इसी वजह से ये कांग्रेस की CWC की मीटिंग में भी नहीं आ पाए थे। लेकिन इस परीक्षा के लिए चन्नी जी के साथ उनके साथ साथ कैमरा भी गया, और पंजाब विश्वविद्यालय से MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम देने के लिए गए। तो अब अपोजिशन वहां ये कह रहा है, ये चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व सेनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं देवेश मुदगिल, इन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से दोबारा पेपर कराने की मांग की है। अरे उन एग्जामिनेशन हॉल में पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर दे रहा है, तो कैमरा क्या कर रहा है? वहां मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, कैमरा, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, टैबलेट, लैपटॉप, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर नहीं ले जा सकते। तो फोटो कहां से आ गई ये? अच्छा, और चन्नी जी बड़ी तल्लीनता से पेपर लिख रहे हैं, हो सकता है 2-4 सवालों के जवाब उन्होंने दे चुके हों जब तक ये फोटो खींची। तो फोटो कैसे खींच गई, ये जो है ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। समीर जी, नहीं, सवाल तो वाजिब है। आजकल पेपर बड़ा वो इशू है भाई। सवाल तो वाजिब है कि भाई मतलब, और अंदर कौन कैमरामैन लेके गया था, या जो अंदर एग्जामिनर थे उन लोगों ने फोटो लेकर बाहर भेजा है, ये जांच का विषय है। उन्होंने मुद्दा तो अच्छा उठाया। अब जो एग्जामिनर होंगे वो बताएंगे कि भाई क्या उन लोगों ने निकाला है फोटो, या वहाँ जो कैमरे लगे थे कोई वो ना करे, चिटिंग ना कर ले, तो उस कैमरे से ये फोटो लेके दिया गया है। वो भी कह सकते कि भाई कैमरे था तो बाद में हमने उसको रिलीज कर दिया, अंदर कोई आदमी नहीं गया था। किसकी मजाल है सर, एक्स चीफ मिनिस्टर पेपर लिख रहा है, कोई फोटो भी नहीं खींच सकता क्या? नहीं, लेकिन क्या हो गया? लेकिन ये अब एक पॉजिटिव बात भी है कि हमारे राजनेताओं की कि फोटो अपॉर्चुनिटी वो हर जगह ढूंढ लेते हैं। नहीं सर, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा? सर ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी अच्छी चीज है, चाहे जिस वजह से हो। एक नेता है, अपने अच्छी बात है, इस पड़ाव पे वो MA कर रहा है, और ये कौन सी बात हुई भाई? फोटो जाहिर है किसी ने खींची होगी, उन्होंने तो खींची। वो कैमरा लेकर, वो लैपटॉप लेकर, वो घड़ी लेकर, वो स्मार्ट, अरे भाई आप फोटो खींच गई, और मुझे लगता है एग्जामिनर का ही दिल कर गया हो, वही खींच लिया। ये फोटो उन्होंने इसलिए रिलीज करवाई क्योंकि आपने प्रोग्राम में कहा कि भाई CWC में गए थे, कौन सा बहाना था ये पेपर का, इसलिए वो पेपर उन्होंने साबित किया कि पेपर दे रहा था। चलिए अगली खबर में बढ़ते हैं। इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी विदेश की यात्रा पर थे, ब्रिटेन, और उनको जाना था उसके बाद अमेरिका, लेकिन अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली उनको, जिसके बाद वो ब्रिटेन UK से ही भारत वापस लौट आए। रेवंत रेड्डी को ब्रिटेन के बाद ही तुरंत अमेरिका जाना था, उनका कार्यक्रम भी था, उनको कई लोगों से मिलना था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन्हें इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में
किसी भी पोस्ट पर जब कोई नेता होता है तो उसको भाई MEA से मिनिस्टर्स को, केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सबको MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इजाजत लेनी पड़ती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि हम जा रहे हैं, तो इनको अपना कार्यक्रम एडवांस में बताना पड़ता है। रेवंत रेड्डी का कहना यह है कि उनके अमेरिका दौरे का मकसद केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर चर्चा करना था, दुनिया की बेहतरीन संस्थानों को भारत और हैदराबाद लाना था। वो जाते वहां पर यूनिवर्सिटीज में लोगों से मिलते, लेकिन भारत में चूंकि किसी भी सरकारी दौरे के लिए केंद्र सरकार की पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है तो उनको नहीं मिली। तब सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा वो पॉलिटिकल काम करने जा रहे थे जिसके लिए उनको नहीं मिली इजाजत। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि वो अमेरिका जा रहे थे तो उनके दो लोगों से मुलाकात के कार्यक्रम थे। एक है न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी से मुलाकात, ममदानी से मिलना था उनको, और दूसरा उनको मिलना था JD वैंस से। तो ये दोनों पॉलिटिकल मुलाकातों की श्रेणी में आती हैं, इसीलिए उनको जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। अब समीर जी बताएं इसमें, मतलब वैसे मैं जनरली रूल्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हैं ही, लेकिन वो नेता ही तो है ना, एक नेता दुनिया के दूसरे नेता से मुलाकात नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, और सही कई मुख्यमंत्री को अनुमति मिली है जाने की, लेकिन इसके जो विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है कि क्यों अमेरिका जाने के लिए रेवंत रेड्डी को मनाया गया, उन्होंने विस्तार से उसकी जानकारी जारी कर दी है। और मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी को ममदानी से मिलने की क्या जरूरत थी न्यूयॉर्क के मेयर से। भाई वो किसने मिल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद के मुस्लिम वोटर्स को, उनके जो तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स हैं उनको संदेश देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से न्यूयॉर्क में बैठकर वो मुसलमानों की राजनीति ममदानी कर रहे हैं, वहाँ पर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनसे कोई टिप्स लेकर आने वाले थे? राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरोस से लेकर आते हैं, और ये क्या ममदानी से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी नहीं था JD वैंस से मिलने का कार्यक्रम था, JD वैंस का भी था, ममदानी का भी था। जो एक्सप्रेस ने खबर करी है उसमें नाम भी था कि उनके साथ इनकी मुलाकात का तय हो चुका था, और बाद में उन्होंने फोन पे भी बातचीत की है। जब इनका कार्यक्रम उनको मिला कि सरकार से परमिशन नहीं मिली है तो उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने दुख व्यक्त किया और खेद व्यक्त किया कि मैं आ नहीं पा रहा हूं आपसे मिलने को लेकर। तो मुझे लगता है कि इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। और सरकार ने अभी मना किया, हमेशा के लिए तो मना नहीं किया है। आपको जिस देश की अनुमति मिली है आप वहां जाइए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपका प्लान था, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम मीटिंग कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आने का प्लान नहीं था, इसके अंदर तेलंगाना की जो मुस्लिम राजनीति है, इनकी जो वहां की स्थानीय राजनीति है, उसको भी मुझे लगता है ये उस नए आयाम देने के लिए वहां के न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने का इनका प्लान था। सर क्या कैसे होता है, मतलब क्या है, कैसे तय होता है? वो एक ऑफिशियल तरीका है कि भाई MEA उसको क्लियर करता है आपके प्रोग्राम्स को, केजरीवाल को भी नहीं है ना वो। और बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारें जो है यदि केंद्र में और राज्य में अलग अलग हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई इस सरकार में ऐसा हो रहा हो, हर सरकारों में कुछ कुछ कारणों से होता है। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं दोनों ही नेताओं से मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं और ममदानी साहब वो एंटी मोदी है खुल के। एक ममदानी की बात है, न्यूयॉर्क के ऑफिशियल, बल्कि उन्होंने अपनी कैंपेन में बल्कि विवाद भी हुआ था, मुझे याद है, जो भी अभी कैंपेन न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन के लिए कर रहे थे तो उसमें आपत्तिजनक नारे वगैरह भी लिखे थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम ये बात मान लें कि वो मैसेज देना चाहते हैं हैदराबाद के मुसलमानों को या तेलंगाना के मुसलमान, तो वो मैसेज तो उनका पहुंच गया, ये मुलाकात किए बिना भी। क्यों? मैं जा रहा था, मुझे रोक दिया गया। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है और कोई कारण मुझे नहीं लगता। वो ममदानी से भी मिल लेते और JD वैंस से भी मिल लेते। अब JD वैंस का क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं वो क्रिश्चियन है, फिर वो क्रिश्चियन है, तो फिर केवल हिंदू से ही लोगों से मिले देश के लोग, यही हुआ इसका मतलब। तो JD वैंस तो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के और वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। मेयर से आप हैदराबाद के मेयर के बारे में, हैदराबाद के डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो। और यदि पॉलिटिकल मसला ही है तो पॉलिटिकल मसले में तो रेवंत रेड्डी ने अपना मैसेज दे दिया जिनको देना है। यदि हम यही मानते हो कि भाई मुसलमानों को मैसेज देने के लिए वो जा रहे थे तो वो मैसेज तो उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ कि बहुत बार बहुत सरकारें हमेशा ही केंद्र और राज्यों में ये कुछ कुछ कारणों से चलता रहता है। कई बार इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, कोई इंडस्ट्रीज को लेकर भी बात होती है, चलता ही रहता है डेमोक्रेसी में ये सिस्टम में। सौरभ जी बस एक लाइन है, देखिए ये पूरी तरह से जो भी फॉरेन विजिट होती है तो ये सोवरेनिटी का मसला होता है। जब आप पॉलिटिकल मुलाकात करते हैं तो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं या आप एक स्टेट के प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं, वहां किस तरह का कार्यक्रम आप करने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी बाकायदा MEA को देनी होती है। चूंकि इनकी जो जानकारी थी वो पूरी तरह से नहीं दी गई थी, जो MEA ने डिनाई करते हुए बाकायदा एक बयान जारी किया है ना कि इन्होंने US को लेकर ये बाकायदा इन्होंने जानकारी नहीं दी थी।
जो जानकारी थी। ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके कार्यक्रम की पूरी डिटेल नहीं थी, इसलिए वो क्लियरेंस नहीं। चले ठीक है। अगर एक खबर ये भी आज काफी चर्चा में है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को अब पता नहीं होता, रेवंत रेड्डी का तो पता रहे ना। राहुल गांधी को परमिशन नहीं लेनी पड़ती ना सर किसी से? नहीं, वो एमईए से परमिशन तो राहुल गांधी को भी लेनी, एलओपी है तो लेनी पड़ती है। एमईए की क्लियरेंस तो होती है उसमें। आरटीआई से एक खबर आई है कि लुटियंस दिल्ली में जो हमारे मंत्रियों के बंगले हैं, इनके रख रखाव में 92 करोड़ रुपए साल 25-26 में खर्च हुए। 92 करोड़ 35 लाख ये मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुए हैं। 2014-15 में ये खर्च था 27 करोड़ 47 लाख, 27.5 करोड़। तो ये लगभग 3 गुना हो गया 10 साल में, 11 साल में 27.5 करोड़ से 92 करोड़ ये खर्च जो है वो पहुंच गया है। और अगर आप पूरा 14-15 से लेके आज तक 25-26 टिल डेट इन पूरे 11-12 साल में टोटल खर्च हुआ है 547 करोड़ 68 लाख रुपए। कितने मंत्री रहते हैं आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में? आमतौर पर 70 से 72 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। अब क्यों इतना खर्चा हुआ? ये 2014 के बाद पर ईयर अगर आप देखें तो 2014-15 में सबसे खर्चा जो हुआ था, उसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। पूरी डिटेल है, हर साल कितना खर्च किया गया, मगर इस साल ये सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। अब ये बताया जा रहा है कि जो खर्चा है ये इसलिए किया गया क्योंकि एक तो महंगाई बढ़ गई और दूसरा सेंट्रल दिल्ली में बड़े कंपाउंड में बनी पुरानी इमारतों के रख रखाव में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सीपीडब्ल्यूडी करता है खर्च ये। अब वो ये भी कह रहे हैं कि कई बंगले तो 80, 90, 100 साल पुराने भी हैं लुटियंस दिल्ली के अंदर, तो उन सब की मेंटेनेंस में इतना खर्चा जो है वो आ रहा है। और अगर ये दावा सही है तो ये खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जाएगा। अब ये केवल रख रखाव पे खर्चा हुआ है या साज सज्जा पे खर्चा? हाँ, ये अंतर करना पड़ेगा। रेनोवेशन में वो कह रहे हैं कि हाँ, बट वो कह रहे हैं ये स्ट्रक्चरल रेनोवेशंस हैं, मतलब किसी मंत्री के विशेष किसी घर में कुछ लग गया हो, जैसे हम सुनते थे, अब वो नहीं रहे, बड़े चर्चित सांसद थे, उन्होंने घर में स्विमिंग पूल बना रखा था, लेकिन वो अपने पैसे से बनाया था उन्होंने, जैसे भी बनाया था अपने पैसे से। अब कौन जाने अपने पैसे से बनाया था? वो तो सीपीडब्ल्यूडी का हिसाब होता है ना, उसमें कोई कौन जाने जैसा नहीं होता। ठीक है, मगर इसमें ऐसी कोई डिटेल ये नहीं आई है कि कोई अनाप शनाप खर्चा किसी बंगले पर किया गया, लेकिन ये मेंटेनेंस पर इतना खर्च हो रहा है, ये बात है सर। एक बात तो ये देखिए, अभी हम लोग चुनावों के खर्च की बात कर रहे थे, बार बार चुनाव होते खर्च होता है, तो लोकतंत्र महंगी शासन प्रणाली है, इसका एक और प्रमाण है। संसद सत्र नहीं चला, हमने कहा कि प्रति मिनट इतना खर्चा हुआ, हमारे सांसदों पर कितना खर्चा होता है उसका एक और उदाहरण है, और वो क्या काम करते हैं बहस भी होनी चाहिए। अब ये बात आ रही है कि इनमें से कुछ बंगले 80 से 100 साल पुराने हैं, अब हम जो बना रहे हैं वो इतने साल चल पाएंगे क्या? वो तो दूसरी बात नहीं, लेकिन अभी तो सरकार ने इसके लिए एक काम और किया जिसकी चर्चा कर ले कि वो जो नए फ्लैट्स सरकार ने बना दिए, साल दर साल खर्चा बढ़ रहा है। फ्लैटों में रहेंगे जाके, सांसद तो रहते हैं, एमपी रह रहे हैं। साल दर साल जिस तरह से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, अगर वो महंगाई का पैमाना है तो सरकार ध्यान में रखे कि आम आदमी की मुश्किलें कितनी बढ़ रही होंगी। तीसरा, जो एमपीज के बारे में सोचा गया, मुझे लगता है उस लाइन पर सोचने की जरूरत मिनिस्टर्स के बारे में भी है। उनको डुप्लेक्स बना सकते हो, ट्रिप्लेक्स बना सकते हो, उनको नई बिल्डिंग बना के देना भविष्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होगा। वो तो केजरीवाल जी ने साबित कर दिया ना सर, वो पॉसिबल नहीं है। बड़े नेता को बड़ा बंगला चाहिए होता, ज्यादा लोगों से मिलना होता। एक केजरीवाल ने कहा, बाकी तो किसी ने ऐसा कहा नहीं मेरे ख्याल से। आप ट्रिप्लेक्स बना दीजिए, नीचे मुलाकात कक्ष हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। सर खर्चे को लेके इतना बवाल क्यों सर? 72 मिनिस्टर है, एवरेज में 1.25 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं हुआ साल भर में। 72 मिनिस्टर है और 95 करोड़ की आप बात कर रहे हो। 92 करोड़, 1 करोड़ रुपया से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्चा एक साल का हो रहा है। और इसमें मुझे एतराज है इस पे, एक बंगले पे हर साल 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? तो खर्चे 1 करोड़ में क्या क्या इंक्लूड है सर? आप ये भी देखिए ना, कोई फर्नीचर इंक्लूड नहीं है उसमें, गार्डनर इंक्लूड है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस मेंटेनेंस पे वाटर का मैनेजमेंट 1 करोड़ रुपया कुछ होता है सर? ऐसा नहीं, सारी पाइपलाइन चेंज। 1 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट, और ये पर ईयर है और पर बंगला है। 7-8 लाख रुपए महीना ज्यादा अमाउंट नहीं होता सर। 8 लाख रुपए महीना अगर खर्च हो रहा है एक बंगले के मेंटेनेंस में, होता है 8 लाख रुपए महीना सर, होता है, इतना लगता है पैसा आज की तारीख में। नहीं, ये करप्शन का मसला थोड़ी कर रहा है कि होता है कि नहीं होता है। सवाल ये है कि भाई इतना ज्यादा खर्च करना है, वो बात हो रही है। ये नहीं हो रहा कि करप्शन की वजह से। आपको पता है बंगले में कितने खर्च होते हैं? नहीं पता ना? नहीं पता है बंगले में कितना खर्च? सॉरी
चलें ब्रेक। नहीं, वैसे अच्छा है, मोदी जी अब सबको फ्लैट में ले जा रहे हैं, अच्छे फ्लैट बन सबको रहे हैं। फ्लैट में ले जाओ। ये अच्छा, और बड़े सुंदर फ्लैट बने, नए वाले तो ना, जो ये हुगली और अच्छा, ऐसा किसी करिए, किसी मंत्री दोस्त ऐसा को करिए, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपके 2-4 मंत्री दोस्त हैं, उनको भिजवाइए। सर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें बता दें, अपडेट दे दें, और फिर आपको एक भारत की एक महत्वपूर्ण खबर वो बताता हूँ। पाकिस्तान की खबर आपको शुरुआत में बताते हैं। इमरान खान को उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल ले जाओ, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है, और अब उसको लेकर के एक बार फिर विवाद बढ़ गया और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद बनता जा रहा है। उनकी पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद उनकी सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराई गई। इमरान खान की बहनों ने शिफा अस्पताल में जांच कराने की लगातार मांग की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के 22 दिग्गज चेहरों ने इमरान खान को इलाज मुहैया कराने को लेकर के प्रधानमंत्री पाकिस्तान शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। तो गलत जगह लिख दी है चिट्ठी, कहीं और जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपनी लिस्ट में, इनकी लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेटर्स भी हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, मतलब स्टॉलवर्ड्स हैं। और इन्होंने इमरान खान के साथ हुए बर्ताव और उनका साथ बर्ताव जो हो रहा है उसको चिंता व्यक्त की है और बेहतर इलाज के लिए अपील की है वहां के प्रधानमंत्री से कि इनको उचित इलाज मुहैया कराया जाए, वो भी बिना देरी के। कपिल देव ने क्या कहा है, सुनते हैं। We don't know the law of the country, that's fine, but humanity and simple giving the facilities to a prisoner, whoever may be, and he was a former prime minister of the country and a top cricketer of the world, we want he should get the best treatment, what as we are asking for. We are not asking for anything else. We are not asking for any replies, we are requesting. When you request, you are not asking for reply. कपिल देव साहब ने इस चिट्ठी का हिस्सा जब बने होंगे तो उनको भी मालूम होगा कि इसका क्या अंजाम क्या होना है, लेकिन ये जरूरी है चीजें। इमरान खान एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, छोड़ दें कि वो क्रिकेटर थे, सेलिब्रिटी थे, वो एक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको और दिन भी बताए, इतने दिन मिनिमम अस्पताल में रखिए ले जा करके, और उस आदेश की अवहेलना हो जाती है। 4 घंटे बता रहे हैं सर, 4 घंटे के लिए वहां ले जाया गया रातों रात, और फिर रातों रात ले गए किसी को और फिर वापस शिफ्ट कर दिया। तो ये वहाँ ब्रिटेन में 40-50 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है कि इनके साथ बड़ा बुरा रवैया जो है वहाँ की सरकार, अमेरिका ने भी कहा जी, अमेरिका, लेकिन अब अमेरिका चाहे तो बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन इमरान खान के साथ हो तो बहुत बुरा रहा है। हाँ सर, इस पर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से सरकार कर रही है, और ये बार बार चर्चा हम लोगों ने की कि वो सरकार इनको बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि उसको उनका पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत लग रहा है। और वो एक शर्त जिसकी चर्चा बार बार होती है कि भाई यदि वो विदेश चले जाए तो फिर भी कुछ हो सकता है, लेकिन बताया गया कि इमरान साहब वहाँ पर तैयार नहीं है, ये कोई डील नहीं करना, कोई डील नहीं करना चाहते। तो वो डील का, और मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज हो कि भाई क्यों उनके लिए चिट्ठी लिख दी पाकिस्तान के लिए। वो तो उसने वो आदमी कम से कम दमखम दिखा रहा है कि मैं लड़ सकता हूँ, बल्कि होना चाहिए हमें तो, बल्कि और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस लड़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, इमरान खान वाली भी। और मैं तो यहाँ पर फिर से वही बलूचिस्तान और पीओके की बात को भी लगातार कह रहा हूँ कि उस पर भी अब हम लोगों का रुख थोड़ा सा, हम लोग लेकिन सर बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों आया, तो वो साफ हो गया। आप जाने, हम लोग ने प्रोग्राम में उसकी चर्चा नहीं की शायद, कि वो मुनीर ने जो है अपने सर्विस रूल्स, उनका जो बिल था वो पास करवा लिया। अब वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की अपॉइंटमेंट्स सब कुछ वो करेगा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, किसको लगाना, किसको प्रमोट करना, तीनों सेनाओं में, वो उसके लिए उसको सर्विस रूल्स के लिए एक कानून बनाना था। शायद ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ये लोग हिला हवाली कर रहे हो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो उसने दबाव के लिए ये शायद उसको लेके आर्मी में रिजेंटमेंट है, जिस तरह की पावर्स उनको मिल गई और ले लिया उन्होंने। लेकिन पहले इमरान खान की बात देखो, आपने कहा कि यही कहा जा रहा है सर कि इमरान खान को बाहर निकाल के बिल्कुल तात्कालिक दबाव बनाए, वो एक बार्गेन कर ली थी उसने। लेकिन कुल मिला के इमरान खान प्रधानमंत्री तो रहे ही रहे। वो आप 70-80 का दशक याद कर लें, 90 तक का, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरे साउथ एशिया के जो अपकमिंग क्रिकेटर्स थे उनके रोल मॉडल रहे। जनरेशन उस आदमी से इंस्पायर हुई है। बहुत बड़ा आइकॉन था, बहुत बड़ा ऑलराउंडर था क्रिकेट का। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ठीक है, उनका भी स्टांस कुल मिला के एंटी इंडिया रहा। वो हम उनकी घरेलू, खान भी बहुत फेवरेबल नहीं थे इंडिया के, घरेलू सिविलियन गवर्नमेंट तो थी, घरेलू राजनीति का दबाव हम समझ सकते हैं। उसके बावजूद कुछ चीजें
राजनीति, कूटनीति, सारी चीज़ों से जैसे कपिल देव कह रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन। भाई एक बीमार आदमी है, देश का पूर्व प्रधानमंत्री है, जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, अपने देश का मान बढ़ाया दुनिया में, आप उसको जरूरी इलाज भी मुहैया नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लेकिन पाकिस्तान का जो चरित्र है, जैसा मैंने अभी बात हो रही थी, इमरान पहले प्रधानमंत्री नहीं है पाकिस्तान के जिनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है, 7वें हैं। पहले सोहरावर्दी थे 1962 में। तो पाकिस्तान का इतिहास नवाज शरीफ तक देख नवाज शरीफ तो डील करके गए थे अपना इलाज कराने। लंदन चला गया डील हाँ, सऊदी अरब ने और इंटरवेंट मजे की बात यह कि उसने वहां जाके इलाज भी नहीं कराया। नहीं, वो तो एक डील थी, वहां से एस्केप रूट था उसको। अरे सर, दिखावे के लिए किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है, उसने वो भी नहीं किया। लेकिन देखिए, इंसानियत का तकाजा है, अमेरिका समेत बाकी मुल्कों, जैसे हमारे क्रिकेटर्स ने कहा, जवाब बनाना चाहिए, इलाज करवाइए। सर, इसमें इंसानियत कहाँ से आ गई सर? आप पाकिस्तान और इंसानियत दोनों एक साथ में कर रहे हैं। भाई वहाँ अनिवार्य शर्त है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज नहीं तो कल सेना आपको जेल में डालेगी। अगर वहां के नेता सेना के साथ गठजोड़ करके आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनका हश्र यही होना है। जो काम आप करते हैं, वो कहा जाता है ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अच्छा, आपने याद असली मसला तो वही है ना कि वो जो काम उसको आता है वो वही कर सकता है अच्छे से। वो आतंकवादियों को जो पनाह देता है, ऐश गासा बना दे, तो ये पाकिस्तान कर सकता है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर जो भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त किया था, अब वो दोबारा तैयार हो रहा है। उसकी तस्वीरें आई हैं। इसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह मटियामेट कर दिया था। हेडक्वार्टर के अंदर नए और चमकदार संगमरमर का फर्श लग गया है और इस निर्माण का जो खर्चा है वो पाकिस्तान की सरकार ने फंड किया है। जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी अधिकारियों से 25 करोड़ रुपए की मदद मिली थी। हम लोग थोड़ा चूक गए। आपको मैं दिखाता पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालत कर दी गई थी इसकी पूरा और अब देखिए कैसे बहावलपुर का ये आ गया। अब ये दोनों तस्वीरें अगर एक साथ दिखा सके ना तो लोगों को, दर्शकों को थोड़ा कंपैरिजन करने का मौका मिल जाएगा। ये तस्वीर और अब कैसा दिखता है ये, वो एक साथ दिखा दीजिए जरा। अभी जो हाँ ये देखिए, तो ये फर्श पर लेकिन मुझे लगता है अरे ये इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक थी, ऊपर गुंबद से घुसी थी मिसाइल। हाँ, वो और बीच में एक के बाद एक दिखती है, हर फ्लोर पर छेद करता ये वाला जो हिस्सा है ना। लेकिन बना लिया उन्होंने दोबारा। नहीं, लेकिन ठीक किया मेरे ख्याल से सरकार ने, क्योंकि जिसके लिए काम कर रहे हैं वो भी ना करें, ये तो कोई बात ठीक नहीं है। मतलब इसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात लग रही है, आपको लग रही है हर्ष? भाई वो काम ही सरकार के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन एक बात है, उनकी जिम्मेदारी है ये। एक बात है, हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों मतलब भूले से भी कहीं नजर खुले में नहीं आए, नजर ही नहीं आए, एक तस्वीर नहीं आई दोनों की। अब कहने को हाफिज सईद को बताया जाता जेल में है, मसूद अजहर, कुछ लोग तो अभी दावा करने लगे कि वो मर गया शायद और डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ये भी ऐसे भी दावे होने लगे। सर, हाफिज सईद और दोनों सेना के बेसमेंट में, उनको पता है कि बाहर आएंगे तो इंडिया सैटेलाइट से पता कर लेगी और फिर एक ड्रोन उनके ऊपर आके गिरेगा। उनको इतनी डर है भारतीय आर्मी का कि वो बाहर निकलने की स्थिति के अंदर नहीं है। और ये जो पैसा लगाया है 25 करोड़ रुपया, तो ये पाकिस्तान सरकार ने अपने बजट से नहीं दिया, ये तो दुनिया भर से जो उनको कर्जा मिलता है उसमें से IMF का पैसा लगा दिया, अमेरिका से किसी डेवलपमेंट का पैसा मिला वो लगा दिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है उसमें से चोरी करके आतंकवादियों को दे देते हैं। जब भी तो पाकिस्तान की फटियाल हालत है। सऊदी अरब का पैसा वापस आप करोगे नहीं, UAE का वापस करोगे नहीं, लेकिन आतंकवादी संगठन। आपने जो बात कही ना, सीरियस नोट पर बात कहूं, ये तो आम दावा है कि भाई वो दुनिया भर से कर्ज लेता है और उनका काम ये करता है, मगर इन कामों के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी खूब पैसा देती है। हाँ, पूरी सोसाइटी लोग वही ना सर, क्या मानसिकता है? अरे भाई भारतीय सेना ने इसको डैमेज कर दिया, अच्छा हम आपको पैसा देते हैं, आप बनाइए और फिर भारत से आप लड़ने की तैयारी कीजिए। तो भारत का जो के प्रति जो नफरत है, भारत से जो लड़ने की तैयारी, उसी आधार पर तो ये सारी व्यवस्था करते हैं। अभी खबर आ रही थी कि जो 19 से लेकर 21 तारीख तक 60 प्लेन तुर्की से जो उतरे थे पाकिस्तान में, वो तमाम ड्रोन आए। तो ड्रोन क्यों लिए? वो इसलिए लिए ना कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का आपस में गठबंधन हुआ है और वो भारत का डर दिखा एक नया एडिशन होने वाला है। वो खबर आपको आगे दिखाऊंगा मैं, अच्छी खबर याद दिला दी समीर जी ने। अब लेकिन मिडिल ईस्ट का एक अपडेट आपको दे दें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो चल रहा है, इस सब के बीच आसिम मुनीर
वो एक सीक्रेट मिशन पर फिर ईरान पहुंचा है। 5 महीने में मुनीर का तीसरा ईरान दौरा है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर आसिम मुनीर हो सकता है ईरान के नेतृत्व को बनाए। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन का युद्ध विराम चल रहा था जो 17 अगस्त को खत्म हो गया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों में रह रहकर बमबारी हो रही है। और मुनीर के ईरान दौरे को मक्का पैक्ट मतलब इस्लामी नेटो से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें अभी ये 3 देश हैं, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आसिम मुनीर बेसिकली ट्रंप के मैसेंजर है। वो जो कहते वो, और ईरान को भी ये पता है कि वो कोई दोनों देशों के बीच किसी हैसियत से सुलह सफाई वाली भूमिका में नहीं है। वो अमेरिका जो चीज कन्वे कराना चाहता है, आसिम मुनीर वो जाकर के उनको वो कन्वे करता है। बीच में तो कितना था कि पाकिस्तान ने साहब दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवा दी, क्या हुआ? अब वो जंग तो अभी भी चल रही है और अभी जो दोनों देश एक दूसरे के लिए बातें कर रहे हैं, न जाने कब किसी दिन जो है कोई दुनिया के लिए और बड़ी खबर आ जाए। क्यों आसिम मुनीर से कोई उम्मीद है आपको त्रिपाठी जी? नहीं, मतलब आसिम मुनीर से किसी तरह की उम्मीद करना ये तो शुतुरमुर्ग जैसे सर गाड़ लेता है, उससे भी ज़्यादा कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर सबसे बड़ा कल्प्रिट तो अमेरिका ही है। अच्छा। और हमें बार बार ये बात, कम से कम भारत के लोगों को, सरकार का अपना एक पक्ष है, लेकिन हमें बार बार ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि हम जब अभी कह रहे थे कि 3 देशों के बीच में समझौता हो गया, उसमें क्या है, हम ये भी जानते हैं कि आसिम मुनीर जो कुछ कर रहा है वो अमेरिका के यानी ट्रंप के कहने पर ही कर रहा है। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो भारत के सामने टिक सके। हमने बर्बाद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को, वो आज देखिए वो बर्बाद से फिर शीश महल बन गया, क्या स्थिति बन गई वहां। तो अगर ये सब कुछ अमेरिका को नहीं दिखता है, अगर इस सब के बावजूद ये सारी चीजें, क्योंकि इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, जितनी खबरें अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब उससे जुड़ी हुई, उसकी धुरी अमेरिका जाके टिकती है। चाहे वो आप इमरान के जेल में जाने की बात करें, चाहे बहावलपुर में उस आतंकवादी ठिकाने के बन जाने की बात करें, और चाहे इस पैक्ट की बात करें, तो ओवरऑल जो कहें वो यही है। ईरान वो भी उसी स्थिति में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो एक तरह से कहें कि वो एक थोड़ा सा स्पेस खोजने की कोशिश करता है, फिर उसको लगता है अच्छा चलो हम लड़ सकते हैं, वरना उसको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने कभी भी ईरान के हक की कोई बात नहीं की, आज तक नहीं की। अच्छा, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब एक और मोर्चे पर तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इकोनॉमिक डी डे का ऐलान किया है। मतलब अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तबाह करना चाहता है। अमेरिकी धमकी से चीन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इसके तहत चीन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब जो भी देश ईरान की मदद करेगा उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप की इस धमकी को कुछ लोग ईरान से ज्यादा चीन से जोड़ करके देख रहे हैं कि ईरान बहाना है और चीन को कुछ नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये वाली फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं। याद कीजिए, ट्रंप ने कई महीनों पहले जो वो एक पागलपन सवार हुआ था टैरिफ वाला, वो शुरू किया था। चीन नहीं झुका, हम भी नहीं झुके, लेकिन हमने रिटेलिएशन में कुछ नहीं किया था। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने टैरिफ के जवाब में उतना ही टैरिफ, बल्कि ज्यादा दुगना टैरिफ जो है लगा दिया। 100% तक पहुंच गए थे दोनों, टिट फॉर टैट करते 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 करते। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये ईरान के तेल को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देंगे। अब 80% ईरान का तेल चीन खरीदता है, तो लाजमी सी बात है कि चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन चीन आर्थिक तौर पर इतना संपन्न है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप उसको पिनलाइज करेंगे तो वो उसका भी जवाब देगा। बाकी अगर किसी को लगता है कि आप ईरान का तेल रोक देंगे तो चीन का कुछ बिगड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास 1 साल का रिजर्व है, और हमने भी तो इंतजाम कर लिया ना दुनिया भर से, हमारा भी तेल बंद हुआ, हमने भी इंतजाम कर लिया। तो चीन को आप कोई बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे इसकी गुंजाइश लगती नहीं है। सवाल इतना भर है कि क्या ट्रंप एक्चुअली चीन से कोई पंगा लेने की फिराक में है? पंगा लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना ने रेस्पॉन्ड किया, और ये बात ठीक है कि ये तो ईरान की अब इकोनॉमी कौन सी बची, कब से तो वो खत्म कर रहे हैं। 79 से उसमें प्रतिबंध नहीं, अभी भी ट्रंप साहब भी कितने बार तो खत्म किया हुआ है। हाँ, तो वो इसलिए नहीं, तो वो मसला चाइना का ही है, चीन को लेकर ही वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन चीन की ताकत जो है, अमेरिका जो है उसको झुका नहीं पाया उस तरह से बार बार, और बल्कि उन्होंने रेस्पॉन्ड किया थोड़ा सा हार्ड वे में चाइना ने ट्रंप साहब को। तो वो उसको लगातार किसी न किसी बहाने से फिर वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, कुछ मुकाबला करना चाहते हैं। अब एक तो ट्रंप साहब पर बहुत बोलने में मेरे को डर लगता है, कल आप इतना बोल रहे हैं, फिर वो कल मिल जाए जिनपिंग साहब से मुलाकात, माय फ्रेंड जिनपिंग, तो इसलिए कुछ कुछ उनका चलता रहता है। और वो ईरान के साथ भी वेरी ग्रेट मैन। लेकिन मतलब अभी मसला चाइना चलिए बात चलिए तो कर लें, वो खबर छूट गई थी, अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं बल्कि माय फ्रेंड से मुझे याद आ गया। वो अभी आज एक और कंट्रोवर्सी हो गई है
सर ये जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब अभी G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, तो उस दौरान एक डिप्लोमेटिक तरीका है, मतलब परंपराएं हैं कि आप एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपकी कोई खास बात आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब दोनों नेता मिले तो कुछ हो। तो भारत की तरफ से एक आ गया था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, दोनों नेता मिलेंगे, फोटो वोटो खींचेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो ये बात सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप को मैं जब मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी साइड से कोई रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने उनको बता दिया कि उनकी ये रिक्वेस्ट आई। उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद जब वो बैठे, तो जब भी बायलैटरल होता है तो वो दोनों नेता जब बात करते हैं तो कैमरे तो होते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। ट्रंप ने ये नया स्टाइल शुरू किया कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दो। तो ट्रंप गए भूल कि अरे इन्होंने ये कहा था कि हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, केवल फोटो होगी। और ट्रंप ने वहां पर 40 मिनट 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है कि भाई ये कैसी दोस्ती है। एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो ये कह देना कि ट्रंप भूल गए, ये तो बड़ी इजी लेजी एक्सप्लेनेशन है। भूल कैसे गए, इतना बड़ा आदमी कैसे भूल जाएगा ये बात, जब उसको खास तौर पे बताया गया। त्रिपाठी जी बताइए। नहीं देखिए, मैं कतई नहीं मानता हूं कि ट्रंप भूल गए। ट्रंप पिछले, मतलब एक तरह से पिछले क्या छोड़ दें उसको, जब से ये वाला कार्यकाल मिला है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को कट्टू साइज करने की, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को असहज करने की। चाहे वो ऐसे मंच हो, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रेड डील हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो। ये अलग बात है कि उनको बहुत गुंजाइश नहीं मिल पाती। उनकी सरकार ने हमें इकोनॉमिकली सब कुछ करने की कोशिश करके देख ली, कुछ भी छोड़ा नहीं है। उन्हीं के सेनेट ने तो वो कितना 500% तक का सजेशन आ गया था कि टैरिफ 100% वाला तो हो गया, उन्हीं की गवर्नमेंट में एक हाउस से पास हो गया। लगातार इतना अनस्टेबल करने की कोशिश की हमारी इकोनॉमी को। आप जरा सोचिए, पूरा का पूरा टेक्सटाइल का मार्केट वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सब लगातार ट्रंप करते हैं, और इसीलिए कई बार लगता है कि वो शायद कुछ ऐसा चाहते हैं जो भारत नहीं होने दे रहा है, और इसी वजह से इस तरह की ट्रेड डील आज तक नहीं हुई। भूल जाने वाला, मैं मतलब वो तो बिल्कुल ही न मानने वाली बात। ठीक है। ये इस्लामिक नेटो, बांग्लादेश के भी इसमें शामिल होने की चर्चाएं होंगी। आज एक खबर छपी हुई थी, ये जो मक्का अकॉर्ड हुआ है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये इन्होंने एक पैक्ट किया है, एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं कि वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। बांग्लादेश सरकार में फॉरेन अफेयर्स के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो में शामिल होने की संभावनाओं के प्रति बांग्लादेश सकारात्मक रुख रखता है, लेकिन वह ऐसा करेगा अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा। 7 अगस्त को मक्का में यह अकॉर्ड हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने ये पहले तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, फिर उसमें तीसरा देश तुर्की शामिल हुआ है, जिसकी ट्रंप ने प्रशंसा भी की कि ये देश ईरान से बचाव के लिए अब खुद पहल करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। इसमें अगर आप सऊदी अरब को सर बाहर कर दें, क्योंकि उस देश से हमारे अच्छे संबंध हैं। तुर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में वो किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान है ही, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध ठीक है। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश से जैसी आवाजें आती हैं, अभी जैसे तारिक रहमान का दौरा नहीं हो पाया भारत में, उसे भेजिए, और लगभग तय हो गया था कि तारिक रहमान बांग्लादेश में भारत आ रहे हैं, और नहीं आए तो वो भी उसी कतार में खड़ा होना चाहता है। देखिए, अगर सऊदी अरब को अपवाद मान लें तो ये कुल मिलाकर के भारत विरोधी जमावड़ा है। और ज्यादा खतरनाक ये है कि ये मजहब के नाम पर बन रहा है। ये इस्लामिक नेटो है, जिसको कहा भी जा रहा है इसमें, जब मैका अकॉर्ड नाम रख दिया उसका उन्होंने। जी, तो ये ज़्यादा खतरनाक वो है। दिक्कत हमारी ये है कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध रहे, सऊदी से तो अभी भी हैं, बांग्लादेश के तो हम बड़े भाई थे। हमने 71 में बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तानी दमन चक्र और उससे मुक्त करा के सेना से उसको, लेकिन वो भी उसी कतार में है, उसी रास्ते पे जा रहा है। तारिक रहमान का ना आना, गंगा वाटर ट्रीटी और तीस्ता पर दबाव बनाना, शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बहाने दबाव बनाना, कुल मिला के सारी चीजें इंडिकेट जो कर रही है कि बांग्लादेश हमसे दूर जा रहा है, पाकिस्तान के चंगुज में जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा इन सब के पीछे चीन की जो भूमिका है वो हमारे लिए ज्यादा खतरा। जहां जहां पाकिस्तान चाइना का नेक्सस क्या इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें चाइना एंगल भी है, डेफिनेटली है। सऊदी अरब से तब तक ही संबंध, जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब से तब तक ही भारत के संबंध अच्छे रहेंगे जब तक पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो एग्रीमेंट में चला गया है ना
कि भाई एक देश पे हमला दूसरे देश पर हमला मारा जाएगा। जिस दिन भारत पाकिस्तान युद्ध करेंगे सऊदी अरब की मजबूरी होगी कि पाकिस्तान का साथ दे, कि उस एग्रीमेंट में अब चला गया है। तो जब तक युद्ध नहीं है तब तक सऊदी अरब भारत के साथ है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में जाएंगे उस दिन तुर्की और सऊदी अरब इन पाकिस्तान सब का साथ देशों के देंगे। पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है जोड़ने का। बांग्लादेश के पास क्या एक्सक्यूज है? बांग्लादेश को तो अपना इतिहास ही पाकिस्तान के साथ देखना चाहिए ना, कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया। Exactly. उसके बाद वो जा रहा है, किस अत्याचार और कितने हिंसा बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तान ने किए, उसके बाद वो अगर पाकिस्तान के पास जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए भविष्य के लिए। आप कुछ बोल रहे थे? एक लाइन केवल बोल रहा हूँ कि जब ये SCO समिट थी, जब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, भारत चाइना में था, तब वहाँ पर इसकी बार बार आपको मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि उस समय बड़ी मीटिंग हुई चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और उसमें सिक्योरिटीज को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बात हुई। और उसके बाद इन दोनों देशों ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी किया है। तो ये कोई आज एकदम नहीं हुआ, उसमें सऊदी अरब शामिल हो गया क्योंकि वो मक्का का वो बना दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन इसमें एक चलती हुई धारा वो भारत की है। सभी सऊदी अरब को छोड़ दो तो बाकी सबके साथ तो है। एक थाईलैंड की खबर मैं आपको बताऊं, हमारे आस पड़ोस के देश है। दक्षिणी थाईलैंड में जबरदस्त हिंसा हो रही है। मुस्लिम बहुल प्रांतों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और घरों, दुकानों, सरकारी संस्थानों में आगजनी की जा रही है। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र के लोग इन इलाकों में अलग प्रशासनिक व्यवस्था चाहते हैं। पट्टानी, याला और नाराथिवत ये दक्षिण प्रांत जैसे दक्षिणी प्रांत हैं और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है। ओवरऑल थाईलैंड बौद्ध बहुल देश है और इन एरिया में रहने वाले लोगों का मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन के लोगों का ये आरोप है कि उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर देखा जाता है। विद्रोही समूह इन क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र या स्वायत्त शासन व्यवस्था ऑटोनॉमी चाहते हैं। साल 2004 से ही दक्षिणी थाईलैंड में अलगाववादी आंदोलन और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें अक्सर सरकारी ठिकानों पर, सुरक्षा चौकियों पर वार किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये एक बड़ी शक्ल ले चुकी है ये वायलेंस जो है। जुड़ा हुआ नहीं अभी आपको, लेकिन नेपाल में भी याद होगा, नेपाल में भी अभी दंगे हुए थे। वहाँ भी जो कुछ मुस्लिम एरियाज थे वहाँ काफ़ी वायलेंस हुई थी, तो उसको हिंदू मुस्लिम राइट के तौर पर देखा गया था। यहाँ वाला मामला जो है ये क्षेत्रीय ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जिसकी लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये खबर मैं आपको बताता। एक मणिपुर की एक खबर आपको दिखाता हूँ मैं जाते जाते। 2 प्रदर्शन हुए मणिपुर में। वहाँ आप जानते हैं मणिपुर में एक विवाद तो जो भी पीछे हिंसा हुई थी मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच हुई थी। अब वहाँ सेंसस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर के, ये देख रहे हैं आप, कि पहले एनआरसी फिर सेंसस। वो लोग मांग कर रहे हैं पहले एनआरसी करो, कौन भारतीय है पहले ये सुनिश्चित हो, फिर उसका नाम सेंसस में दर्ज हो। हम ऐसे सेंसस नहीं होने देंगे। और ये पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शन ऐसे वहां पर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ये मैतेई समाज की मुख्य तौर पर मांग है, यहाँ पहले एनआरसी होना चाहिए। एक दूसरा प्रदर्शन भी हुआ, वो भी बड़ा प्रदर्शन था, उसकी तस्वीर भी दिखा दीजिए। वो प्रदर्शन हुआ जो देश में कानून बन गया है वक्फ का। हैरानी होगी देख के आपको, मणिपुर है वहां वक्फ में, वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को, जिसका प्रावधान बिल में कानून में कर दिया गया है, एक गैर मुसलमान को बोर्ड में शामिल करने के खिलाफ मुस्लिम समाज ने उतर करके प्रदर्शन किया। कहानी 2 प्रदर्शनों की। जी समीर जी। दोनों मुझे लगता है कि इसके पहले जो आपने थाईलैंड का बताया वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। मतलब देखना चाहिए कि थाईलैंड में किस तरीके से उन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, जहां उनकी थोड़ी ताकत बढ़ी, उन्होंने किस तरीके से वहां पर एक अपनी एक अलग टेरिटोरी और एक अलग हिस्से की मांग की है। और दूसरी ये कि जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब जैसे कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मैतेई कम्युनिटी वहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, ये मुझे लगता है फिर अभी लंबा चलने वाला। अब केंद्र सरकार इसको लेकर क्या करती है, लंबे समय वहाँ राष्ट्रपति शासन रहा है, अभी वहाँ सरकार बनी है, तो भल्ला साहब को वहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया है, तो क्या आने वाले समय में वहाँ पर कोई बैठक करके कुछ नहीं मणिपुर पर। लेकिन कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी जायज सी मांग है और ये कई बार कहा जाता रहा है और मैं तो इसको बार बार कहता हूं कि भाई हर किसी को जिसको संदेह है उसको भी जो कह रहा है कि नहीं अच्छा है तो एसआईआर तो ठीक है, लेकिन बिना एनआरसी के कैसे तय हो पाएगा। और किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों की पहचान अच्छे से हो। और ये वक्फ वाला प्रदर्शन नहीं, वक्फ वाला प्रदर्शन अगर कानून बनने के बाद इनको लग रहा है तो ये अपनी अपील अगर लेके जाना चाहे लेके जाएं, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। ये तो बड़ा सीधी सी बात है भाई। ये तो मतलब इसको जाने का मतलब ये थोड़ी कि आप विरोध नहीं कर इसको तय करना पड़ेगा ना कि ये मतलब संपत्ति के आधार पर कर रहे हैं या धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ का मैनेजमेंट तो पूरी तरह संपत्ति का मसला है।
तो ये दोनों मतलब इससे लंबी डिबेट हो चुकी है, तो इसको तो देखना पड़ेगा। ये मजहब के आधार पर हो रहा है नहीं, लेकिन मजहब गैर मुसलमान क्यों हो वक्फ बोर्ड में, उनका प्रदर्शन इसके खिलाफ है। नहीं, मजहब के आधार पर है नहीं ना, क्योंकि अगर मजहब के आधार पर होता तो उसमें जितनी चीजें, उसमें संपत्ति का क्या लेना देना है भाई। आप तो ये कह रहे हैं कि इसमें हम मुसलमानों के जो गरीब लोग हैं उनका एक मसला करेंगे, उसमें कोई धार्मिक मसला तो है नहीं। ठीक है, उसमें कुछ जगहों पर मस्जिद भी है, कुछ जगह पर ईदगाह भी है, लेकिन कुल मिलाकर मसला क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम उनके लिए दान कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का मसला है ना, संपत्ति के मैनेजमेंट का मसला है। तो ये थी आज की खबरों की कहानी। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, विजय जी।